अब उसके जाने के बाद ये भी अपने अंकल से बोल देती है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मुझे यहाँ से रिजाइन करना है। तो शायद मुझे लगता है कि क्या हुआ, तो वो सारी बात उसको बताने लगती है कि किसने मेरे साथ क्या किया, और ये भी बताते हैं कि मेरी सीनियर तो मेरे पास से गई हुई है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं कि मैं कितना काम कर रही हूँ। अब शायद जिसको अपनी निजी फिक्र होनी चाहिए थी, पर वो ये सोचने लगता है कि शायद कहाँ पर होगी। और इधर शिन भी यू की एक वीडियो को देख लेते हैं किसी लड़की के साथ। ये देखकर वो जेलस हो जाते हैं, बास्केटबॉल वाली जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर जाकर यू को रोक लेती है और उसको फिर से कहती है कि अगर आपकी क्लास ना हो तो हम डिनर करने के लिए चले, पर वो उसे मना कर देता है। और क्या लगता है कि अगर तुम्हें कोचिंग वगैरह करनी है तो तुम यहाँ पर भी और क्लास में भी कर सकती हो, सेपरेट में जाने की क्या जरूरत है। तो वो कहती है कि मुझे रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन करना है, पर वो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 30 साल का हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि तो क्या हुआ। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी रिलेशनशिप के आज के लिए काफी होगा। ये कहकर वहाँ जाने लगता है, पर शिन कहते हैं कि एक दूसरे को जानने से तो पता लगता है कि आप क्या फीलिंग्स रखते हो, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता, वहाँ चला जाता है। शायद दिखाई जाती जो काम से वापस आ रही हो तो एक बनाकर शियान को भी सेंड कर देते हो, कह लेते हैं कि आज मैं बहुत बिजी थी। शियान भी सोचने लगती है कि ये कहाँ बिजी होगी, पर ये भी आगे कह देती है कि मैं तो बस अभी मिडनाइट स्नैक्स खाना चाहती हूँ। और एक तो पोस्टर वगैरह शेयर करने के बाद दोनों की बात खत्म हो जाती है। शियान से चैट करने के बाद कुछ होता है। नेक्स्ट जब शॉय काम पर आती है तो उसके आने से पहले शिन बैठी होती है। शिन को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम क्या करते हो। शिन बताती है कि पहले वाले काम को देखकर सीख रही हूँ, पर शॉय कहती है कि तुम्हें पहले वाले काम को देखकर कभी नहीं सीखना चाहिए। तो कहते हैं कि लिंक ऐसा कह रही थी, तो कहते हैं कि लिंक की बातों पर गौर नहीं करना, वो जो भी कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम्हें बस अपने हिसाब से चलना, जो तुम्हारा दिक्कत है बस वही करो। और हमें नाम दिखाई जाते हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, पर किसी और पर्सन के पास जाकर बैठ जाती है, जबकि उसने किसी और पर्सन का इंटरव्यू लेना होता है। वो कहने लगता है कि आप गलत इंसान के पास आ गई हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी पूछने लगती है कि आप जेनसन नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। इतने पीछे से जन देख लेता है और कॉन्ग को अपने पास बुला लेता है। अब कॉन्ग भी उस पर्सन से सॉरी करने के बाद जन के पास तो आती है, पर जन को देखने के बाद उसकी एज पूछने लगती है कि तुम्हारी एज है, तो वो बताते हैं कि 25। वो कहती है कि ग्रेजुएट होते साथ ही तुम काम के लिए आगे। तो कहते हैं कि हाँ, पर जन को यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि ये मैसेज पर बहुत ही ज्यादा मैच्योर लग रहा था। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं बात करते हुए थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ क्योंकि बिजनेस में आ गया हूँ ना। अब यही से इंट्रोडक्शन के बाद इनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और इधर शॉय दिखाई जाती है जो शिन के साथ काम करवा रही होती है। शिन भी अपना काम कंप्लीट कर लेती है ओवर टाइम से पहले और काफी खुश भी हो रही होती है। इतने में उसके अंकल का मैसेज आ जाता है जो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। तो आज की बात बताने लगते हैं कि शॉय ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, मेरी सीनियर बहुत अच्छी है, मैं तो उन्हें ऐसी पूरा समझती रहती हूँ, पर आज उन्होंने अपना टाइम भी मुझे दे दिया और मेरा भी काम कंप्लीट करवाने के बाद अब अपना काम कर रही है और मुझे फिर ओवर टाइम भी नहीं लगाना पड़ा। अब अपने अंकल से बात करने के बाद घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब उसके घर जाने के बाद शॉय कुछ टाइम अपना काम करती रहती है और फिर अपने मोबाइल को यूज करने लगती है। मोबाइल पर एक पोस्ट करने के बाद फिर से जब अपने काम पर आती है तो उसको कॉल आती है शियान की और शियान कहता है कि नीचे आ जाओ। ये सुनते साथ ही वो भागते भागते नीचे जाते हैं और नीचे जाकर उसे शियान नहीं नजर आ रहा होता बल्कि एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जो पहले से ही शॉय को जानता होता है, शायद शॉय को लाइक भी करता है इसलिए उसको फ्री का खाना देने के लिए आता है। शॉय तो उसकी पेमेंट भी करना चाहती थी पर वो खाना भी देता पेमेंट भी नहीं लेता। अभी पूछने लगता है कि आप अकेले हो तो मैं भी आपके साथ वेट कर लेता हूं अगर आप किसी के आने का वेट कर रही हो। अभी इससे पहले शॉय कुछ कहती थी वहां पर शियान आ जाता है जो कहने लगता है कि चले। ये कहकर शॉय को देखकर तो जाने लगता है पर मुझे लगता है कि तुमने इसकी पेमेंट की, तो वो बताते हैं कि नहीं। तो शियान रुकने के बाद उसकी पेमेंट करने लगता है और वो लड़का भी पैसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि शॉय का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, उसका चांस कभी भी नहीं हो सकता। अब पैसे लेने के बाद वो भी वहां चला जाता है, ये दोनों भी वहां से चले जाते हैं। शियान उसे जाते जाते पूछा होता है कि मुझे लगता है कि रिपोर्टर शॉय काफी फेमस है। तो वो कहती है कि ऐसी बात भी नहीं है, जब अपने खाने को देख रही होती तो आगे जाकर शियान के साथ लग जाती है। देखकर शियान भी उसको देखने लगता है, बहुत ही ज्यादा क्लोज होकर देखने लगता है और फिर उसके बालों को साइड पर करने के बाद उसे दूर हो जाता है। पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये खाना है। तो वो कहती है कि हाँ खाना तो है, क्या तुम खाओगे। पर वो उसे मना कर देता है कि यार ज्यादा होगी तो तुम्हें ये चीज नहीं खानी चाहिए। और जब कार में बैठने को बोलता है तो वो पीछे कार में बैठने लगती है। ये देखकर शियान उसे रोक लेता है, कहने लगता है कि तुम आगे बैठोगे, क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझा हुआ है। और जब वो उसको कार में बैठा रहा होता है तो उसको दूर से लिंक भी देख लेते हो, बिल्कुल शौक हो जाती है कि ये शियान के साथ क्या कर रही है, ये क्या दोनों साथ में हो गए हैं। शियान और शॉय भी दोनों वहां चले जाते हैं। शॉय को भूख लगी होती है इसलिए उसका पेट हो रहा होता है, वो खाने की तरफ भी देखने लगता है पर कुछ कर नहीं पाती। ये देखकर शियान भी कह देता है कि हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, पर वो कहती है कि तुमने तो बोला कि तुम नाइट स्नैक्स नहीं खाते। तो वो कहते हैं कि स्नैक्स नहीं, हम डिनर करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो शॉय खुश हो जाती है, कहने लगती है कि मेरी मर्जी से क्या करोगे क्योंकि मैं नूडल खाना चाहती हूँ। तो वो पूछ लेता है कि कहाँ जाना है, तो वो जल्दी से उसको एड्रेस भी बता देती है। अब शॉप पर पहुंचने के बाद शॉय तो नूडल ऑर्डर कर देती है पर शियान नूडल नहीं खा रहा होता और उसको कह रही होती है कि तुम्हें भी खानी चाहिए और अपनी बातें भी बता रही होती है कि मैं कब तक यहाँ पर आती रहती हूँ, अगर मैं सुबह में आऊँ तो बहुत लंबी लाइन होती है तो मुश्किल हो जाता है, रात हो जाती है यहाँ तक आने में। तुम तो लकी रात में आए हो तो तुम्हें एंट्री भी आराम से मिल गई है। इसी तरह बचपन की कुछ बातें बताने लगती है, जैसे स्कूल का नाम लेती है तो इसको याद आता है कि ये तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर नूडल्स आकर खाया करती थी। अभी ये सोच रही होती है तो नूडल्स खाते हुए उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड भी इस तरफ आते हुए नजर आ जाता है। ये देखकर जल्दी से रेस्टोरेंट का बहाना लगाकर वहां चली जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त भी यहाँ पर आकर बैठ गए थे और उसके दोस्तों जाओ से यही पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और शॉय का ब्रेकअप कैसे हुआ। तो वो बताता है कि उसने ब्रेकअप का बोला था, मैंने नहीं कहा। और भी उल्टी सीधी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, ये सारी बातें शियान भी बैठ के सुन रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरह ये शॉय के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वो ज्यादा जाओ से शॉय के बारे में पूछे होते तो जाओ भी वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर उसके दोस्त भी उसके पीछे चले जाते हैं और शियान भी साइड से खड़े होकर देख रही होती है कि ये लोग चले गए, अब मुझे जाना चाहिए। पर इससे पहले ही उसे शियान का मैसेज आ जाता है जो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊं। तो ये मैसेज देखने के बाद दोबारा से उसके पास आ जाते हैं, नूडल्स खाने तो लगता है पर उसे खा नहीं जाते। आखिर उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जो देख लिया था। शियान भी ये बात समझ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। तो कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी। तो वो पेमेंट करने के लिए चला जाता है और शॉय को तो गुस्सा आ रहा होता है कि इसको तो फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता चल रहा और उसकी बातों से ये भी लग रहा होता है कि क्या इसने जाओ को देख लिया, पर ये तो जाओ को जानता भी नहीं है। ये सोच के उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, फिर वहां से उठकर बाइक चली जाती है। अब शियान इसको घर की तरफ छोड़ने के लिए जा रहा होता है और शॉय सोची होती है कि मुझे भूख लगी और नींद भी आ रही है, क्या करूंगी घर जाकर। घर जाते जाते रास्ते में सो जाते तो घर के सामने पहुंचकर शियान उसको उठा देता तो वो जल्दी से उठकर घर की तरफ जाने लगते तो शियान उसे रोककर कहने लगता है कि सोने से पहले खाना मत खाना। पर वो कहती है कि मैं खाली पेट सोऊं, इससे मैं बीमार हो जाऊंगी, तुम जैसे अपना ख्याल खुद रख सकते हो तो मैं भी अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये कहकर वहां चली जाती। शियान को तो गुस्सा आ रहा होता है और ये भी वापस जाने के बाद जब फ्रिज को ओपन करके देखते हैं तो उसमें एक भी चीज नहीं पड़ी होती। तो सोचते हैं कि अपने ऑर्डर करवा लेते, ऑर्डर भी उसका काफी टाइम से नहीं आया था, पर इतने में उसके लिए शियान वाला ऑर्डर आ जाता है। डोर ओपन करती है कि मेरा ऑर्डर आया होगा, पर वहां पर इसके लिए खाना पड़ा होता है और शियान का भी मैसेज आ जाता है कि अपना ऑर्डर ले लो। ये देखकर तो वो खुश हो जाते हैं। शियान भी अपनी कार के पास खड़े होकर इसके घर की तरफ ही देख रहा होता है और इसका कोट भी गंदा हुआ था क्योंकि जब इसने नूडल्स को इस वाले बर्तन में ट्रांसफर किया था तब इसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। और शॉय जल्दी से शियान को देखने के लिए आते तो देखते हैं कि उसके घर जा रही है। ये देखने के बाद नूडल्स खाने के लिए बैठ जाती है जो काफी खुश होकर खा रही होती है कि देखो कितना इसको ख्याल है, दोबारा से नूडल्स लेने के लिए क्या, यहाँ तक इसको भी भेजती है। तो वो भी कार को साइड में लगाने के बाद इससे मैसेज पर बात करने लगता है। ये भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है जिस पर शियान इतना अच्छे से कोई रिप्लाई नहीं देता। ये मैसेज करने के बाद वो पछता रही होती है कि मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं जेलस हो रही हूँ, बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस होना चाहिए कि उसकी वाला लड़का मेरे पास आ गया जो मेरे लिए नूडल्स भी लेकर आता है, वो भी खुद। और फिर बात करने के बाद दोबारा से खाने लगती है। नेक्स्ट जब ये काम पर आई होती है तो लिंक इसके लिए कॉफी लेकर आती है जो कहती है कि इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, तुम पी लेना। इनको तो लिंक का बिहेवियर समझ नहीं आता कि इसको क्या हो गया है। यहाँ तक कि मीटिंग में भी लिंक काफी अच्छा बिहेव कर रही होती है, सभी शौक होते हैं यहाँ तक कि शिन भी। और जो काम एडिटर लिंक को दे रही होती है लिंक आगे से शॉय को दे रही होती है और शॉय कहती है कि मैं भी बिजी हूं तो मैं भी ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो एडिटर भी कहती है कि चलो ठीक है ये काम हम अपनी इंटर्निस को दे देते हैं। वो दोनों तो ये सुनते साथ ही खुश हो जाती है कि हमें भी एक अच्छा काम मिल गया। पर जैसे इतने बड़े बजट के बारे में काम सुनती है तो शिन तो फौरन से मना कर देती है कि इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती, अभी तो मैंने कुछ ही तो बातें सीखी है तो आप ये काम खुद ही करें, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। एडिटर उसकी बात से काफी खुश भी हो
जाती है। अब प्रोफेसर यू दिखाई जाते जो अपना लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो नोट करते हैं कि एक लड़का उनकी वीडियो बना रहा है। उसको काफी गौर से देखने लगता है और जिसको प्रोफेसर यू कॉल करते हैं वो तो काफी खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि पहली बार आपने मुझे कॉल की, ऐसा क्या हुआ है। तो वो कहने लगते हैं कि अगर तुम लेक्चर लेने के लिए नहीं आती तो किसी को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं भेजा। बाकी बच्चे इस चीज से डिस्टर्ब होते हैं तो शीन उनसे सॉरी करने लगती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं काम में बिजी होती इसलिए मैं नहीं आ पाती और मैं आपके लेक्चर को भी मिस नहीं करना चाहती। तो ये कहने लगता है कि लेक्चर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम इसके बारे में सर्च करोगे तो तुम्हें इजीली मिल जाएंगे, फिर भी तुम्हें कुछ ना समझ आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अब कॉल के कट होने के बाद शीन सोचने लगते हैं कि क्या वो मुझे इन्वॉल्व हो रहे हैं जो मुझे पर्सनली पूछने की भी परमिशन दे रही है। ये सोच के खुश हो रही होती है और शायद दिखाई जाते जो शियान को मैसेज कर रही होती है कि कल तुम मुझे नूडल्स के लिए लेकर गए थे, आज मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ और खाना मेरी मर्जी से होगा। तो वो भी बस आगे से हूँ कर रहा होता है। ये मैसेज देखते शायद को गुस्सा आ रहा होता है और उससे जब कोई और बात करती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है। तो वो भी कह देते हैं कि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और शीन दिखाई जाती है जो अभी मैंने स्क्रिप्ट बनाकर एडिटर को आकर दिखाते हैं और इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसे कहने लगते हैं कि तुमने दोबारा से बनानी है। अब शियान तो हो जाती है कि पहले इतना टाइम लगाया, दोबारा से इतना टाइम लगाना पड़ेगा। और शायद दिखाई जाती है जो शियान के साथ तो जा रही होती है, जाते जाते वो प्रोफेसर यू की बातें करना स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर यू की बात जिनकी बात से होती है कि उनका लेक्चर लेने के लिए जाती है और बहुत ही ज्यादा प्रोफेसर यू की तारीफें जब कर रहे होते हैं तो शीन तो उससे जेलस हो जाता है, इसलिए वो अपने मेडल्स और प्राइजेस वगैरह दिखाने के लिए उसको अपने घर पर ले जाता है। जहाँ पे पहुंचने के बाद शायद को समझ आता है कि जब मैं प्रोफेसर यू के बारे में बातें करी तो ये जेलस हो गया, इसलिए अपनी चीजें दिखाने के लिए यहाँ पर ले आया है। शायद तो और भी मेडल्स निकालकर उसको दिखाने लगता है जो 2019 तक होते हैं। तो वो पूछने लगती है कि इसके आगे क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने मिंग्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, इस पर काम करने लगा। तो वो अभी उसकी कंपनी के बारे में पूछे होते तो शियान उसको अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहा होता है। ये बस शियान को देखी जा रही होती है, उसकी सारी बातों को सुन रही होती है। उसकी सभी बातों को सुनने के बाद कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बेस्ट पर्सन हो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर शियान पूछने लगता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो कहती है कि हाँ। तो शियान भी उसकी तरफ आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दोगी। ये सुनकर तो शायद भी समझ आते हुए उसकी क्लोज आते हुए उसको किस कर लेती है। किस करके जैसे पीछे हटती है तो शियान उसको दोबारा से पकड़ लेता है। जैसे ही शायद को किस करने वाला होता है तो शियान को कॉल आ जाती है। अब उसकी कॉल की आवाज सुनकर शायद को भी होश आती है और दूसरी तरफ जल्दी से फेस कर लेती है, भी अपनी कॉल अटेंड करता है। इसको मीटिंग के बारे में बताया जा रहा होता है तो वो कहने लगता है कि अगर इतनी छोटी छोटी बातें हो तो कभी भी मुझे आइंदा से कॉल मत करना, और वो भी इस टाइम पर। और इधर शायद जो अपने आप को समझा रही होती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। और शायद भी कॉल पर बात करने के बाद शायद की तरफ आ जाता है। शायद का फेस अपनी तरफ करने के बाद उसकी क्लोज जाते हुए से बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो वो कहती है कि मैं अपना शेड्यूल जाकर देखूंगी, मुझे लगता है कि मेरी भी बिजनेस ट्रिप है। तो शायद उसकी बात सुनने के बाद उसको दोबारा से जब किस करने लगता है तो शायद जल्दी से वहां से भाग जाती है कि मुझे जाकर अपने काम को देखना है। तो शायद उसको भागते देखकर स्माइल करने लगता है। अब शायद जो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा होता है तो आगे से देखता है कि शायद भी वहां पर खड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपने असिस्टेंट को वहां से भेज देता है अपना लगेज लेकर। शायद के पास चला जाता है, शायद का भी लगेज पकड़ लेता है और शायद तो बस उसके पीछे भाग जाते हैं। लैंड होने के बाद ये होटल की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों बिल्कुल भी कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और शायद को भी भाई की कॉल आती है, जो पूछने लगती है कि तो कहां पर। वो बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूं। तो उसे कहती है कि इतनी जल्दी। तो वो ये भी बता देती है कि मैं किसके साथ हूं। वो तो उसको टिप्स वगैरह देने लगते हैं तो ये उसकी कॉल कट कर देती है। और शायद को भी प्रोफेसर यू की कॉल आती है जिसको काम के बारे में बता रहा होता है। तो ये भी उसको कह देता है कि आज मैं रिपोर्टर के साथ जा रहा हूं जिसका नेम शायद वो बिल्कुल मेरे साइड में बैठी हुई है। ये कहकर कॉल कट कर देता है। ये उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे बारे में किसको बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि जिसके बारे में तुम तारीफें कर रही थी। अब ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हो। होटल भी आ गया था। शांत तो कार से उतर जाता है पर ये नहीं निकलती क्योंकि उसका ये होटल नहीं था बल्कि उसका कोई और दूसरा होटल था। इसलिए वो ड्राइवर से कहती है कि क्या तुम मुझे दूसरे वाले होटल में छोड़ दोगे। पर शांत कहता है कि यहीं पर बाहर निकलो। अब बाहर निकलने के बाद ये टैक्सी ढूंढ रही होती है तो शांत पूछता है कि क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मुझे अपने होटल में जाना तो टैक्सी ढूंढनी होगी ना। पर उसे कहता है कि यही तुम्हारा होटल है। तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कहता है कि तुम्हारे लिए होटल मैंने बुक करवाया तो मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर तो शायद शौक हो जाते हो, कहने लगती है कि तुम्हारे साथ। वो तो आगे से स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है, अपने साथ उसको लिफ्ट में भी ले जाता है। अब शायद जो लिफ्ट में जाने के बाद सोचे होती है कि अगर मैं मना कर दी तो इसका क्या बिहेवियर होता है और अगर मैंने हाँ कर दिया तो क्या मैंने गलत किया है। ये सब सोचे होते तो उनका फ्लोर आ जाता तो शान रूम की तरफ जाने लगता है। ये भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वो इसका रूम ओपन करके दे देता है और ये समझ रही होती है कि शायद उसे शियान के साथ ही आना पड़ेगा। पर कहने लगती है कि ये क्या गलत नहीं होगा। शायद उसको क्लोज में आकर पूछने लगता है कि क्या गलत है। वो तो बोलने वाली होती है पर इतने में उसका लगेज आ जाता है। शियान अपने लगेज लेने के बाद अपने लगेज को अपने रूम में भेजता है। ये देखने के बाद शायद को समझ आ जाता है कि उसका और मेरा अलग रूम होगा। तो फिर से शियान उसे पूछने लगता है कि क्या गलत होगा और ये कहते हुए उसका रूम कार्ड उसे देने लगता है। तो कहती है कि रूम कार्ड पकड़ना। ये कहकर जल्दी से अपना लगेज लेकर अपने रूम में भाग जाती है और अंदर जाने के बाद भाई से बात करने लगती है कि तुमने मुझे उस टाइम पर कॉल क्यों की थी। तुम्हें पता था उस टाइम पर शियान मेरे बिल्कुल साथ में बैठा था, उसने सारी तुम्हारी बातें सुन ली थी। भाई कहती है कि तो अच्छी बात है, उसने उसकी बात को स्टेप लिया या तुम दोनों के मैं कुछ हुआ। बताते हैं कि हम एक ही होटल में है। भाई तो समझती है कि एक ही रूम में होंगे पर वो कहने लगती है कि एक रूम में नहीं है बल्कि वो मेरे सामने वाले रूम में है। ये सुनकर तो भाई को बुरा लग रहा होता है। पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों के दिमाग को किस हुई। तो उसको पहले वाली किस याद आती है जो शायद ने उसको की थी। पर वो भाई को कुछ भी नहीं बताते और हमें प्रोफेसर यू दिखाई जाते हैं जिनके नाम पर एक पार्सल आता है। वो पार्सल को जब ओपन करता है तो उसके अंदर वही वाले एल्बम होते हैं जिनका वो फैन था। ये देखकर वो सोचने लगता है कि ये किसने भेजे होंगे, पर हमें तो पता है कि ये शिन ने भेजे हैं। और शायद ये जो रात में बैठकर शियान को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझे अपना वर्क शेड्यूल भेज सकते हो। वो भी जब इसको अपना वर्क शेड्यूल भेज देता तो कल के शेड्यूल को देखकर ये कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना है। अब वो भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और शायद तो ये बात करने के बाद काफी खुश होती है कि मैंने उसको मना लिया। और प्रोफेसर यू दिखाई जाते हैं जिन्होंने क्वांजिन को अपने सर्विंग करने के लिए बुलाया हुआ था। पर क्वांजिन कहने लगता है कि कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुमने मुझे बुला लिया, क्या कोई लड़की का चक्कर है। तो वो उसे पूछ लेता है कि अगर किसी लड़की को रिजेक्ट करना हो तो किस तरह करते हैं, उसकी फीलिंग्स पे हर्ट ना हो। ये सुनकर क्वांजिन कहने लगता है कि बस उसे साफ मना करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम उसकी फीलिंग्स को हट के बगैर इग्नोर कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कर लो। वो कहता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रही है। तो वो भी कह देता है कि अगर वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है तो इसका मतलब तुम्हारी रिजेक्ट करने से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यही बात कर रहा होता है तो वहां पर वो बाइक को भी देख लेता है। बाइक को देखकर देखता रह जाता है। अब उसे कहने लगता है कि कभी कभी फीलिंग्स ऐसी होती है जो एक ही साइड से होती है दूसरी की साइड से नहीं होती। ये तो बोल देता है कि प्रोफेसर यू आपको क्लास में जाना होगा ना, आप जाइए यहाँ से। तो प्रोफेसर यू भी कहता है कि हाँ मुझे जाना है। ये कहकर वो वहां चला जाता है। अब भाई जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होते तो उसके हाथ से ग्लास पकड़ कर पी लेता है। बाकी सब पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बता देता है कि मैं भाई का फ्रेंड हूँ। वो तो इसे जगह भी दे देता है बैठने के लिए। भाई भी इसे देखकर वहां से जाने की करते हैं। कहते हैं कि मुझे इसके में जरा भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि भाई की जगह पर सारे ग्लास वाली पी रहा था। तो वो वहां से जब भाई चली जाती है तो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। उसे रोक रहा होता है पर वो नहीं रुकती, इसलिए वो उसको कैरी करके लेकर जाने लगता है। सुबह में जब भाई उठती है तो देखते हैं कि रूम सर्विस वाले भी उसके रूम में आते हैं खाना वगैरह देने के लिए। और ये भी बताते हैं कि कल ने हमें ये सब चीजें देने को बोला था और साथ में आपके लिए हैंगओवर जूस भी और ये ड्रेस भी आपके लिए उन्होंने दिया है। अगर आपको किसी और भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे कह सकती हैं। पर वो थैंक यू करके वहां से भेज देती है। और उसकी ड्रेस को जब देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का होता है, इससे उसे रात वाली बात याद आ जाती है। उसे ब्लैक ड्रेस में ही देखा था इसलिए वो कहने लगता है कि तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो। ये सब बातें भाई को उसकी याद आ रही होती है। शायद और शांत दिखाई जाते जो दोनों ही सुबह में उठकर काम कर रहे होते हैं और काम करने के बाद रेडी होकर दोनों एक साथ ही रूम से बाहर आते हैं। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, फिर वहां से जाने लगते हैं। अब ये लोग डिफरेंट जगह पे विजिट करने के लिए आते हैं तो साथ में बातें भी कर रहे होता है। शायद तो जगह के बारे में काफी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके लेकर आई हुई थी। उसकी बातों को सुनकर शियान कहता है कि लगता है तुमने पूरी रात होमवर्क किया है। वो कहती है कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो होमवर्क खुद ब खुद हो जाता है। अब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो शायद गिनने लगती है जिसको शियान पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ध्यान से चलो, अगर ये चाहते हो तो तुम योलान कंपनी में जाने के लिए हर चीज को पहले से एक्सप्लोर कैसे करोगी। ये कहकर
उसको बाजू से पकड़कर लेकर जा रहा होता है। अब शौर्य भी जाते हुए सोचती है कि इसको शान का हाथ पकड़ लेना चाहिए, इसलिए वो शान का हाथ भी पकड़ लेती है। अब शान भी शौर्य के हाथ पकड़ने की वजह से खुश होता है और शौर्य भी उसका हाथ पकड़ने की वजह से खुश होती है। दोनों जब इसी तरह जा रहे होते तो आगे से उन्हें फोटोग्राफ मिल जाता है जो इन दोनों की तारीफ करने के बाद उन्हें पिकनिक करवाने के लिए मना लेता है। दोनों दूर जब खड़े होते हैं तो वो उन्हें कहने लगता है कि पास में आकर एक पिक बनवा लो ना। अब जब दोनों साथ में होते हैं तो वो कहने लगता है कि स्माइल करके भी दिखा दो। अब उसकी कहने की वजह से शान का भी स्माइल करनी पड़ती है। उसे देखकर शौर्य भी हंसने लगती है। दोनों की काफी अच्छी पिक बन गई थी और वो इन्हें पिक दिखाने के बाद इन्हें पैसे भी बताता है कि 99 युआन दे दो। वो कहने लगती है कि इतने ज्यादा पैसे, तो वो कहता है कि ये तो कपल पैकेज है। तो वो मुझे लगती है कि चलो सिंगल के क्या होंगे, तो वो बताता है कि 50। ये सुनकर वो कहने लगती है कि बस 1 युआन का डिस्काउंट दिया है। अब ये लोग आगे भी चीजों को देख रहे थे, वहाँ पर लकी स्ट्रिक्स भी होती है। ये देखकर वो कहती है कि मैं भी एक चूज करूंगी। तो शान तीनों में से एक उसे पकड़ा देता है कि इनमें से चूज करो। वो जब एक को उसमें से गिरा लेती है तो उसे इसका मतलब नहीं समझ आता, इसलिए दिखाने के लिए ले जाती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत लकी है और ये भी बताता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार धोखा देगा और दूसरा प्यार बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा और वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। जब मिलेगा तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। शान भी इसकी सारी बातें सुन रहा होता है और सोचने लगते हैं कि क्या मैं प्यार करने लगा, मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और शान ये भी सोच होती है कि सच में ये किस्मत है क्योंकि शीन जिसने मेरी चीज मुझसे ले ली और अब मैं उसी के अंकल के साथ हूँ और मतलब इन्होंने बताया कि वो मुझसे पहले से प्यार करने लगा, तो इसका मतलब शान मुझे लाइक करता है। यही सोचकर उसके साथ खुश होकर जाने लगती है। उनके जाने के बाद पीछे से ग्रैंडपा के पास छोटा बच्चा आता है, कहने लगता है कि ग्रैंडपा इन सब में अच्छी चीजें लिखी हुई है। तो इसका मतलब जो लड़का इसको काफी टाइम से देख रहा था उसने भी सब पढ़ लिया होगा। तो ग्रैंडपा कहने लगता है कि अभी तुम्हें इस बात का कुछ भी नहीं पता, तो तुम इन बातों को छोड़ दो। अभी इससे शौर्य जब गिरने लगते हैं तो शान दोबारा से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ध्यान से चलो। तो वो भी इसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें फिक्र नहीं होगी कि मैं गिर जाऊंगी। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ आगे की चीजें देखने लगते हैं। एक जगह पर खाने के लिए भी जाते हैं और शौर्य को शीन का मैसेज आता है जो पूछने लगते हैं कि आप कब तक वापस आओगे। तो कहते हैं कि कुछ दिन लग जाएंगे। और कहते हैं कि सारा बर्डन मुझ पर है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप जल्दी वापस आ जाओ। पर वो तो उल्टा और भी इसको काम दे देती है यहाँ पर, तो इसकी बात नहीं बनती। और ये भी उसको कहती है कि आप कितनी जालिम हो, पर मैं आपका काम कर दूंगी। और बाद में अपने अंकल को मैसेज करने लगते हैं कि आप जब वापस वहाँ से आए तो मेरे लिए ये चीजें लेते आना खाने के लिए, और आप भी इतने दिन बाद वापस आ रहे हो, मैं तो यहाँ पर रहते हुए बोर हो गई हूँ। शौर्य जो शान को मैसेज करते हुए देखते हैं तो उसे कहने लगती है कि तुम्हें मैसेज नहीं करने चाहिए, मोबाइल को साइड में रखो। तो वो बताता है कि मैं अपनी नींद से बात कर रहा था। वो भी पूछने लगती है कि वो क्या कह रही थी। तो वो बताता है कि वो चीजें मांगती थी यहाँ से। अब शौर्य तो उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझती होती, इसलिए कहने लगते हैं कि अमीर लोगों को भी छोटी छोटी चीजों से भी जगह लेनी होती है, यहाँ तक कि दूसरों की चीजें भी ले लेते हैं, पर तुम उन सब लोगों से डिफरेंट हो। शान को उसकी बात समझ में तो नहीं आती, पर उसको अपना इस बात से पास याद आ जाता है जब उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। तब उसे टाइम मांगते थे पर ये इसको टाइम नहीं देता था, बल्कि अपनी कंपनी को और अपने काम को टाइम दिया करता था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए शान उसे दोबारा पूछ लेता है कि क्या मैं सच में डिफरेंट हूँ। तो कहने लगती है कि हाँ, तुम बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, तुम बहुत ही अच्छी चीजों को चूज करते हो जैसे कि तुमने मुझे चूज किया। अब ये बात कहने के बाद शौर्य भी उसको देखने लगता है, शान उसको देख रहा होता है। तो आगे से कह देते हैं कि मतलब तुमने मुझे इंटरव्यू देना चूज किया। अब यहाँ पर ये तो बात को चेंज कर देती है, पर शान बात को चेंज नहीं करता, बल्कि कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब ये बात कहने के बाद वो भी इसको देखने लगता है और ये भी उसको देखने लगता है। और शीन जो काम से तंग आ चुकी थी और को मैसेज करने लगती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो वो भी आगे से पूछने लगता है कि क्यों। तो आगे से जवाब देते हुए दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है और जब वो उसे खाने का पूछती तो वो मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना। तो ये सोचती है कि उसने ये तो नहीं कहा कि उसने खा लिया, तो इसका मतलब उसको भूख तो होगी। तो कहती थी कि क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर खाना है, पर वो आगे से कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मैसेज देखने के बाद तो वो खुश हो जाती है। अभी जब उसको ज्यादा मैसेज कर रही होते तो वो भी वॉइस नोट भेजते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ से ज्यादा काम नहीं मिलता तो तुम्हें जॉब को चेंज कर लेना चाहिए। अब ये मैसेज सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ शौर्य भी वापस आ गई थी और शान को थैंक्स कहने लगती है कि तुम मेरे साथ गए। वो भी बस आगे से हूँ करता है और ये सुनने के बाद शौर्य जाने तो लगता है, पर कहने लगता है कि उसने आगे से कोई भी बात क्यों नहीं की। ये सोचते हुए अपने रूम का कार्ड लगाने लगता है, पर वो उसे रोक लेता है और पूछने वाला होता है कुछ इससे पहले उसे कॉल आ जाती है, जिसकी कॉल की आवाज सुनते ही वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। शान भी अपने रूम में आ गया था और जैसे आकर बैठता है तो उसको शान की तरफ से पिक्स आ जाती है जो उन दोनों की बनी थी। ये भी उन्हीं पिक्स का एक बैकग्राउंड यूज करके अपनी टीवी पर लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद सो जाते हैं। मॉर्निंग में इन लोगों ने एक मीटिंग के लिए जाना होता है, जिसके लिए दोनों एक साथ अपने रूम से बाहर आते हैं और शौर्य की मीटिंग शान के साथ ही एक कंपनी में होने वाली थी। मिस्टर जैंग से जाकर मिलते उससे बैटरी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, पर वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। कहते हैं कि हमारी कंपनी की बैटरी की गलती नहीं है बल्कि उस ड्राइवर की गलती है। शान उसकी बातों को सुनने के बाद शौर्य से कहता है कि इंसिडेंट को एक्सप्लेन करो क्योंकि तुम्हें उसकी कार में बैठी हुई थी। अब वो सारी बात बता देते थे, पर मिस्टर जैंग तो फिर भी यकीन नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें अपनी गलती नजर ही नहीं आ रही होती और कहने लगते हैं कि अगर तुम इसी तरह कॉस्टिंग करते रहो तो अपने लिए कोई और इन्वेस्टर ढूंढो क्योंकि यहाँ से तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है। अब शौर्य से तो उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती, जाते जाते भी उसको अच्छी खासी बातें सुना जाती है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से शान की कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। शान भी उसकी बातों से खुश होता है, उसको वहाँ से ले जाता है। अब इसको रास्ते में फिक्र हो रही होती है कि शान कोई बात क्यों नहीं करा, क्या वो मेरी बात के बारे में सोचा जो मैंने मिस्टर जैंग को कहती। पर ये भी अपने ड्राइवर से बोल देता है कि इस रेस्टोरेंट में लेकर चलो। वो कहती है कि क्या मतलब। तो शान पूछने लगती है कि क्या कोई मसला है। तो कहती है कि नहीं वैसे ही पूछा, मुझे लगा था कि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी। अब दोनों रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो आ जाते हैं यहाँ पर। शौर्य से पूछ लेते हैं कि तुम क्या सोचे हो, क्या मैंने मिस्टर जैंग को कुछ गलत कह दिया है, तो उनकी वजह से ज्यादा नुकसान होगा। तो कहने लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि उनकी बैटरी की वजह से बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। और शौर्य से ये भी कहता है कि तुमने जैसी बात की वो तो मेरे लिए एक मिसाल बन गई है। तो शौर्य भी उसकी बात से खुश हो जाते हैं। दोनों कार के वेट में खड़े हो जाते हैं, पर अभी तक कोई भी कार नहीं आई थी। ये देखकर शौर्य कहने लगते हैं कि आपने गलत एड्रेस तो नहीं बता दिया। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो वो भी एक कैब बुलवाने लगता है, पर वो उसे मना कर देता है कि मैं कभी भी किसी की कार में नहीं बैठा, क्यों ना वॉक कर लेते हैं। पर आगे से शान कहने लगते हैं कि वो पर यहाँ से तो बहुत दूर जाना पड़ेगा ना। ये कहते हुए उसके पीछे भागकर जारी होती है। ये जो शान के साथ वॉक कर रही होती है और साथ में उसके साथ बातें भी कर रही होती है। कहने लगती है कि इन चीजों को देखने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये बात सुनने के बाद तो शान उसको देखने लगता है, तो शौर्य भी उसको देख रही होती है। तो शान उसे पूछ लेता है कि तुम अपने फ्यूचर में क्या देखती हो। इससे पहले शौर्य उसे कुछ कहती पर उसे कोट होने लगता है। ये देखकर जल्दी से शान अपने कोट को उतार के उसके ऊपर दे देता है। उसके ऊपर देने के बाद अपने कोट को नहीं छोड़ता बल्कि पकड़ के रखता है। इसी वजह से शौर्य भी उसे देख रही होती है, शान भी उसे देख रहा होता है। शान देखते देखते उसे किस करने वाला होता है तो उसे कॉल आ जाती है। अब कॉल अटेंड करते साथ ही वो अपनी से कहने लगता है कि अगर तुम्हें सही काम हो तो मुझे बताना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि रॉन्ग नंबर और जल्दी से कॉल को कट कर देती है। सोचने लगती है कि अंकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे, अभी तो रात हो गई है, क्या वो काम में बिजी थे। पर काम में कैसे बिजी हो सकते हैं, इतना काम भी नहीं होने। फिर सोचने लगती है कि क्या वो किसी लड़की के साथ थे जो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। लगता है मैंने उनके प्लान को फेल कर दिया। जान उसको देखकर पूछने लगते हैं कि तुम अपने मुंह में क्या बोल रही हो। तो वो उसे भी बताने लगते हैं कि जब कोई लड़का किसी दूसरी लड़की के पास हो तो वो आपसे गुस्से से बात करता है और ये भी कहते हैं कि मैं बिजी हूँ। जान को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो वो भी उसी तरह गुस्से से बात कर रहा होता है। ये देखकर वो दोबारा से शीन से पूछने लगती है कि जो तुमने बातें बोली थी क्या वो सच है। तो कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो वो दोबारा से पूछती होती है कि लड़का क्या बात करता है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ हो। तो वो शीन वाली बात बता रही होती है कि वो क्या क्या बोलता है। अब नान इस बात पर यकीन कर लेते हैं, वहाँ चली जाती है। अब उसके जाने के बाद शीन भी यो को मैसेज करती है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया जो मैंने तुम्हें भेजा था। ये मैसेज पढ़ने के बाद उसे भी याद आ जाता है कि एल्बम इसी ने भेजे होंगे। तो कहने लगता है कि हाँ मुझे मिल तो गया पर काफी एक्सपेंसिव होगा, इसलिए तुम आकर ले जाना, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। और ये कहने लगता है कि मेरे लिए हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है ना कि गिफ्ट के पैसे, तो मैं उसे वापस ले लूंगी। बल्कि क्या तुम मेरे साथ खाने के लिए चलोगे, पर वो तो उसे साफ मना कर देता है। ये दूसरी बार पूछती तो वो दोबारा से उसे मना कर देता है। अब मना होने के बाद ये कहने लगती है कि बंदा को एक्सक्यूज देकर रिजेक्ट करता है, पर इसने तो मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए शीन तो बेचारी उदास होकर बैठी होती है और इधर शौर्य और शान दिखाई जाती है जो
दोनों साथ में वापस आते हैं और जब शॉय वहाँ से अपने रूम में जाने लगती है तो शियान उसे जाने नहीं देता दोबारा से उसको अपने कोट से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी बात अभी तक आंसर नहीं दिया, वही फ्यूचर वाली बात था। तो वो कहने लगता है कि अभी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये सुनकर शॉय उसे छोड़ तो नहीं रहा था पर खुद ही वो उसकी कोर्ट से निकल कर भाग जाती है। और वैसे यूं दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते तो उनके नेम की डिलीवरी आती है जो हैंडसम यू लिखा होता है। ये नाम सुनने के बाद तो सभी उसकी तरफ देखने लगता है, वो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। और ये खाना तो उसके लिए शिव ने करवाया था ऑर्डर और वो अपने खाने की भी भेजने के बाद कहने लगते हैं कि ऐसे इमेजिन करो कि हम दोनों ने साथ में खाना खाया क्योंकि हमारा खाना सेम है। तो आगे से इसको थैंक यू तो कह देता है पर ये भी कहते हैं कि क्या तुम मुझे खाने की भी भेज सकते हो। तो इसने भी सारे खाने को अपने सामने रखा हुआ था और बनाकर इसको भेज देता है। अब वैसे यू के पुलिस वगैरह भी वहीं पर होते हैं, वो इसको ऐसे देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। वैसे यू तो कहने लगते हैं कि नहीं किसी ने नहीं भेजा, पर वो लोग कहाँ यकीन करने वाले थे इसलिए उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब शिन जो उसकी खाने की पिक को देखते हुए उसे ये पता लग जाता है कि उसे स्पाइसी चीजें नहीं पसंद क्योंकि उसे स्पाइसी चीज को नहीं खाया हुआ था बल्कि दूसरी चीजों को खाया हुआ था। और जो उन्होंने सबसे ज्यादा चीज खाई थी उसके बारे में बात करने लगते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसी रेस्टोरेंट में जाएंगे इसको खाने के लिए। अब जब उसको सर्च करता है तो वो काफी महंगी डिश होती है। ये देखकर उसे कहने लगता है कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ पर सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि इंसान किसके साथ बैठकर खा रहा है, उसके साथ खुश भी है या नहीं। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ खुश होकर खाने वाला भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। लास्ट लाइन सुनने के बाद तो सैड हो जाती है कि मुझे तुम्हें चाहिए, मैं तुमसे गिव अप नहीं करूंगी चाहे जो भी हो जाए। उसकी आंखों में आंसू भी आए होते हैं तभी भी अपने आप को काफी ज्यादा मोटिवेट भी कर लेती है। शॉय दिखाई जाती है जो आर्टवर्क बना रही होती है तो उसका काम इसे करने के लिए शॉय भी उसके रिलेटेड चीजें भेज देता है। तो वो कहने लगती है कि तुमने गलत पर्सन को ये चीजें भेजते तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम जल्दी काम कर लो। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो शॉय खुश हो जाती है, फिर अपने आप को रिलैक्स करने लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं होना, बस तुम्हारा थोड़ा सा काम रह गया फिर उसके बाद सो जाना। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जब शॉय काम के लिए निकलते हैं तो आगे से उसका वेशियान पहले से करा होता है। शियान को देखकर पहले तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, फिर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे कैसे। वो कहता है कि आप शायद भूल गए कि मेरा रूम आपके रूम के बिल्कुल सामने है। ये कहकर जाने लगता है तो शॉय भी उसके साथ जा रही होती है। आगे जाते ही शियान के ड्राइवर को कॉफी देने लगता है कि ये शियान ने आपके लिए स्पेशल मंगवाई है। ये सुनकर तो शॉय भी शियान की तरफ देखने लगती है और शियान जो अपने ड्राइवर की तरफ देख रहा था बेचारा ड्राइवर भी तो उसी तरफ फेस कर लेता है कि अब उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। पर शियान तो सबको इग्नोर करने के बाद कार के पास जाता है तो शॉय को भी बुला लेता है कि कार में आकर बैठो। शॉय भी ये सुनते साथ ही खुश होकर कार में जाकर बैठ जाती है। शॉय ने इंटरव्यू लेने के लिए जाना था इसलिए वो उसको यल्लान कंपनी में छोड़ देता है और कार में बैठा होता है। जैसे ही यल्लान कंपनी में पहुंचते तो आगे से पहले से मिस्टर जैन का असिस्टेंट आ रहा होता है, उसे देखकर इंट्रोडक्शन करवाने लगती है कि मैं कौन हूँ। वो तो इसे देखकर पहचानता ही नहीं तो ये बताती है कि मैं कल शियान के साथ आई थी। तो ये बात सुनते वो फौरन से मिस्टर जैन के ऑफिस के पास ले जाता, फिर बाइक खड़े करके मिस्टर जैन से पूछने लगता है कि जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई है। तो ये सुनते वो कह देता है कि उसे वेट करने को बोलो। अब ये वेट नहीं करती बल्कि मिस्टर जैन के पास अंदर ही आ जाती है। तो वो इसे देखकर कहने लगते हैं कि तो वो बताती है कि हाँ मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं शियान की अच्छी फ्रेंड हूँ इसलिए उसके साथ आई थी। ये सुनकर तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा तो काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल है जहाँ पर तुम वन शियान को भी जानते हो और शियान को भी जानती हो। पर शियान उसकी बातों को बस इग्नोर कर रही होती है। फिर उसका जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठते तो उसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से वो भी कोई आंसर नहीं दे पाता। यहाँ तक कि उसे मानना पड़ता है कि मुझे अपनी बैटरीज की क्वालिटीज को अच्छा करना होगा। पर इस बारे में तुम शियान से बात कर लेना कि मैं उसकी कंपनी के साथ कॉपरेट करूंगा। पर आगे से शॉय भी कह देती है कि आपको ये बात खुद करनी चाहिए, मैं किसी की पैगाम वगैरह पहुंचाती नहीं हूँ इधर उधर। तो वो इसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि आप शियान के काफी ज्यादा क्लोज हैं क्योंकि वो आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए भी आया और फिर बाहर खड़े होकर आपका वेट भी कर रहा है। ये सुनकर तो शॉय भी शौक हो जाती है कि क्या वो मेरा भाई वेट कर रहा है, पर उन लोगों को ज्यादा शो नहीं करवाती और उसका अच्छे से जवाब देने के बाद शॉय जब बाहर आ रही होती है तो आगे से शियान उसको आते हुए देख रहा होता है। पर पीछे से आकर मिस्टर जैन का असिस्टेंट रोक लेता है और उसको टी देने की ट्राई कर रहा होता है जो गिफ्ट में दे रहे थे। पर शॉय उनसे नहीं ले रही होती, कहने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, पर वो तो जिद्दी करने लगा हुआ था। इतने वहाँ पर शियान आ जाता है जो कहने लगता है कि आओ चले। अब ये शियान को देखते साथ ही जल्दी से उसकी तरफ भाग आ जाती है कि चलो चलते हैं, मेरा काम हो गया पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर काम था, तुम मुझे लेने के लिए भी आ गए। वो भी आगे से हाँ कर देता जाके शॉय को पहले से पता था कि ये इसका नीचे वेट कर रहा है। अब ये बातें करते हुए तो जा रही होती है पर इतने में उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। अपनी मॉम की कॉल जब अटेंड करती तो उसकी मां बस यू के बारे में पूछी होती है कि क्या तुमने उसके साथ डिनर वगैरह किया या नहीं किया, तुम्हें इसके साथ करना चाहिए, उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। ये सारी बातें उसकी शियान भी सुना तो इसको पता होता है कि मेरे मोबाइल से आवाज बाहर आ रही है। अब ये इसी बात को किस तरह हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है कि शियान जेलस ना हो, पर शियान जेलस हो जाता है और उसके साथ जो खाने के लिए जा रहा था वो भी मना कर देता है कि थैंक्स आपने मुझसे पूछा। ये कहकर कार में जाकर बैठ जाता है। अब शॉय तो उसके लिए परेशान हो जाती है कि ये फिर से मुझसे नाराज हो गया। इधर प्रोफेसर यू दिखाई जाते हैं जो पूरी क्लास को लेक्चर दे रहे होते हैं। लेक्चर एंड होने के बाद ही शिन उनके पास भागते हुए आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि हम साथ में खाना खाने चले। पर वो उसे कहता है कि मेरे ऑफिस में मेरे साथ आओ। ये भागते हुए उनके साथ ऑफिस में चले जाते हैं पर वो तो वहाँ जाते साथ इसको इसकी एल्बम वापस करने लगते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। शिन कहती है कि आप मुझे यहाँ तक वापस करने के लिए लेकर आए, ये भी मैं ले लेती हूँ, अब क्या हम चले साथ में खाना खाने के लिए। पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता है पर तुम ये भी जान लो कि फ्यूचर में तुम मुझे इस तरह लाइक नहीं करोगे, मेरे बारे में ऐसा फील नहीं करोगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। पर शिन भी आगे से मानने वाली नहीं थी। वो कहने लगती है कि इस तरह किसी को जाने बगैर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं फ्यूचर में जाकर तुम्हें ऐसी लाइक नहीं करूंगी जैसे कि मैं अब करती हूँ। मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रही, और अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत होता है तो आप मुझे छोड़ भी सकते हो, आपको फुल परमिशन है। पर उससे पहले एक चांस देगा तो देखो, चांस से पहले कभी भी आगे फ्यूचर का नहीं सोचते। यूं तो उसकी बातों से बिल्कुल चुप हो गया था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आगे से क्या बोले। पर इतने में उसे कॉल आ जाती है जिसका बहाना करके वो साइड में चला जाता है, जबकि चिंतु से जाते हुए कह रही होती है कि आपसे मैं तुम्हें सीरियस होकर अप्रोच करूंगी। ये भी उसकी बातें सुन रहा होता है, अपने आप को रिलैक्स करने की ट्राई कर रहा होता है। और शायद दिखाया जाता है जो यू आने का वेट कर रहा होता है। के बाद वन से भी पूछता है कि यू कहाँ पर है। वो तो भाई के बारे में ही बोलने लगता है कि काफी टाइम हो गया उससे मिला नहीं हूँ। अब यू के आते ही वो बताता है कि कौन कह रहा था कि वो काफी टाइम से तुमसे मिला नहीं है। तो वो बताने लगता है कि कल तो हमने साथ में खाना खाया था। तो कौन इस बात को कवर करते हुए कहने लगता है कि हाँ लंबे दिन हो गया ना, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कितने टाइम पहले से तुमसे मिला था। अब ये लोग कंपनी के बारे में बातें करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और फ्यूचर के लिए तैयार भी रहना है। प्रोफेसर यू भी बताता है कि जो आपने मुझे रिपोर्ट बनाने का बोला था वो मैंने बना दी है। ये सुनकर कंजू पूछने लगता है कि कौन सी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वो तो प्रोफेसर यू के पीछे पीछे भाग रहा होता है कि मुझे भी तो बताओ। और उनके पास जाने के बाद ये भी ध्यान के साथ डीपी को लेकर बात वगैरह करने लगता है और ऐसी वर्डिंग को यूज कर रहा होता है जिसकी समझ पहले तो शॉय को भी नहीं आ रही होती, जिसकी कहने का मतलब क्या, पर बाद में उसकी वर्डिंग की समझ आ जाती है कि मैं तुम्हारे लिए दिल का दरवाजा खोल दिया है। ये समझने के बाद वो शौक की शौक रह जाती है कि इसने क्या बोला है और भी खुश भी हो रही होती है। और अपनी आउटलाइन जब अपनी एडिटर को दिखाने के लिए जाती है तो वो कहने लगते हैं कि इसको और अच्छा बनाओ। पर शॉय कहते हैं कि मैं इस बार इसी स्टाइल को यूज करना चाहती हूँ। पर एडिटर के दोबारा बोलने पर भी वो चेंज करने का नहीं मान रही होती। तो एडिटर मान जाती है कि चलो ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम करो। वो कहती है कि क्या आप गुस्सा नहीं होंगी, तो कहती है कि नहीं मैंने क्यों गुस्सा होना है। तो यहाँ से खुश होकर जैसे शॉय भाई जाती है तो उसके भाई जाने के बाद एडिटर भी वन को कॉल करती है और वो भी से पूछा कि क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ, तुम काम से फ्री हो गई हो। तो आगे से कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। और शॉय दिखाई जाते हैं जो मिस्टर शो से मिलने के लिए उनकी कंपनी में आती है और काउंटर पर जो खड़ी होती है उनसे भी बोलती थी कि मैं मिस्टर शो से मिलने के लिए आई हूँ, उनसे पता करके बता दो कि वो कब तक फ्री होंगे। तो ये भी उनके असिस्टेंट को कॉल करके बता देती है और उसके असिस्टेंट को नहीं होती बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड ही होती है शिन। वो तो इसका नाम सुनते ही सोच रही थी कि उसको किस तरह तंग करना है। शॉय भी वेट करने के लिए बैठ जाते साथ में कॉफी पे कॉफी पी जा रही होती है। उसको वहाँ पे बैठे हुए शियान का असिस्टेंट भी देख लेता है, आगे पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे। तो वो बताते हैं कि मैं मिस्टर शो का इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, पर वो लगता है कि काफी बिजी है, किसी मीटिंग में होंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चला तो जाता सारी बात आकर शियान को भी बता रहा होता है और ये भी बताता है कि उनकी तो इस टाइम पे कोई भी मीटिंग नहीं है, तो वो मिस शॉय को वेट क्यों करवा रहे हैं। तो शियान पूछने लगता है कि वो कितना टाइम से वेट कर रही है। तो वो बताता है कि उन्होंने कॉफी के काफी कप पी लिया तो इसका मतलब वो काफी
टाइम से वेट कर रही है। और वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर शो कुछ शॉई के पास आते हो, कहने लगते हैं कि तुम शॉई हो, तो कहते हैं कि जी। तो वो बताते हैं कि मैं ही मिस्टर शो हूँ, सॉरी मैं तुम्हें इतना लेट करवाया, ये सब मेरी असिस्टेंट की गलती है। ये कहकर उसको अपने ऑफिस में साथ लेकर आ रहे होते आते हुए शॉई भी जिनको देख लेते हैं उसको देखकर सोच लेते हैं कि इसी ने ये सब किया होगा, मुझे इतना वेट करवाया। और उसके सामने से एटीट्यूड से मिस्टर शो के साथ गुस्सा होती है। वो भी अपने बॉस को देखते हुए सोचे होते हैं कि ये नीचे उन्हें खुद को पिक करने के लिए गए और साथ में इतना प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, ये मिस्टर शो को क्या हो गया है। अब मिस्टर शो से शॉई की बात हो जाती है और जैसे ही वहाँ चली जाती है तो मिस्टर शो भी अपने असिस्टेंट को बुलाकर डांटने लगते हैं कि तुमने इनके साथ मेरे इंटरव्यू के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि ये मेरे शेड्यूल में भी थी और तुमने मेरे शेड्यूल को भी चेंज कर दिया, बैंक वाली मीटिंग को पहले रख दिया। तो कहती है कि बैंक वाली मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने ऐसा किया और मुझे लगा कि ये वाली रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और वो तो इस बात से काफी डांटने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो कोई आम रिपोर्टर नहीं थी। अभी उनसे सॉरी करने लगते, सॉरी करने के बाद जब बाहर आती तो सोचे होते हैं कि उसकी वजह से मुझे इतनी डांट क्यों पड़ी। और उन्होंने ये भी बोला कि वो कोई आम नहीं है, तो वो कौन है, क्योंकि असल में मिस्टर शो को शियान ने कॉल की थी कि अगर तुम अपने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते तो इस जॉब को ही छोड़ दो। तो वो इसी डर से नीचे गया था। अब शो ये जो कंपनी से जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तो आगे से लिफ्ट ओपन होने पर शियान होता है। शियान को देखकर ये शो को जाते हुए लिफ्ट के अंदर नहीं जा रही होती, तो शियान कहने लगता है कि क्या तुम किसी और लिफ्ट के आने का वेट कर रही हो। ये सुनकर वो लिफ्ट के अंदर आ जाती है, खड़ी तो जाती है, सोचे होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और लिफ्ट का बटन प्रेस करना भी भूल गई थी, इसलिए वो शियान के ऑफिस वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। जहाँ पर पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि उसे तो बटन प्रेस करना था, पर शियान उसे बोलने का मौका भी नहीं देता, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ में लेकर जा रहा होता है। बाकी सब ये देखकर शौक होता है कि इनके साथ लड़की कौन है। अपने ऑफिस में लेकर आने के बाद उसके हाथ को छोड़ देकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये भी अपना काम करने के लिए साइड में जाकर बैठ जाती है और सोचे होती है कि इसने मुझे बुलाया भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और यहाँ तक ले आया। और कुछ टाइम में एक लड़की इसको कॉफी वगैरह देने के लिए आ जाती है। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि इसको पता है कि मेहमानबाजी कैसे करते हैं, पर ये देखो किस तरह चुप होकर बैठा हुआ है, ना किसी चीज की परवाह है। तो ये भी कॉफी को एंजॉय कर रही होती है। तो वो भी इसको साथ साथ देख रहा होता है, पर जैसे वो देखते तो ये उसको नहीं देखता और उसको ऐसे लग रहा होता है कि वो बस अपने काम पर लगा हुआ है, इसका गौर भी नहीं कर रहा। तो ये भी भाई उसके असिस्टेंट से बात करने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर क्या मुझे लेमन वाटर के साथ हनी मिल सकता है। तो वो कहता है कि अगर आप मिस्टर शियान के लिए बनवाना चाहते तो वो हनी वाली नहीं पीते और ना ही हमने कंपनी में हनी रखा हुआ है। ये सुनकर तो वो हो जाती है कि ऐसा क्यों। और वो शियान वाली बाकी बात भी बताने लगता है कि जब मैंने आपको नीचे बैठे हुए देखा था तो मैंने आकर मिस्टर शियान को बताया था और उन्होंने ही आपके लिए मिस्टर शो को भेजा था। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और जैसे अंदर जाती है तो उसकी टक्कर आगे से शियान से हो जाती है और शियान भी इसको पकड़ लेता है और ये उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तो कहता है कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो पूछती है कि क्या काम रहता है। इसके आगे से कुछ बोलता तो पता लगता है कि ये तो अभी सब इमेजिन कर रहा था। शोई तो अभी तक इसके ऑफिस में आई नहीं थी। तो ये भी शोई के वेट में खड़ा हो जाता है। जैसे शोई आते तो उसे क्या लगता है कि मुझे कॉफी पीने का दिल कर रहा था। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये गर्म पानी पीना चाहिए। ये सुनते उसके हाथ से गर्म पानी पीने लगता है। अब उसे कहते हैं कि बस तुम्हें थोड़ा टाइम और वेट करना है। तो शोई खुश होकर ओके कह देती है। शोई दिखाई जाती है जो शियान के सामने तो बैठी होती है, पर शियान काम कर रहा होता है। ये देखकर वो कोई ना कोई ऐसी मोमेंट कर दे जिससे शियान होश में आ जाए कि उसे बाहर जाना है और कुछ खाना भी है। शियान उसके अंदर समझ आता है, कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी। तो वो कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तुम अपना काम करो। पर आगे से शियान कहने लगता है कि मुझे तो भूख लगी है ना। ये सुनते साथ ही शोई जल्दी से उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या खाने लेकर जा रहे हो। तो वो भी आगे से स्माइल करते हुए कहता है कि तुम पर है जो तुम खिला दो। तो ये भी उसको एक रेस्टोरेंट में ले आती है, जहाँ पर आने के बाद शियान तो देखने के बाद अंदर ही नहीं जा रहा होता। तो शोई उसको पकड़ कर अंदर ले आती है, पर शियान तो आने के बाद बैठ ही नहीं रहा होता। तो वो उसके लिए जगह साफ करती फिर जाकर शियान बैठता है और कुछ चीजें वगैरह ऑर्डर करवा रही होती है। शियान से भी कहती है कि अगर तुमने कुछ ऑर्डर करवाना है तो करवा लो, पर वो मना कर देता है। अब इनका खाना आ गया था, पर शियान को तो खाने को देखकर ही कुछ हो रहा होता है क्योंकि वो इस तरह की चीजें नहीं खाता। इतने में उसे उसकी निज की कॉल आ जाती है शिन की, जब अपने अंकल को बुलाने लगते हैं कि यहाँ पर एक मसला हो गया है। एक आदमी मेरी कार के सामने लेटा हुआ कह रहा है कि मैंने उसे मारा है, पर मैंने तो उसे कुछ किया ही नहीं। मैं तो पार्किंग में कार लगाकर चली गई थी। जब वापस आए तो ये आदमी मेरी कार के सामने लेटा हुआ था और मैंने तो वहाँ से कार को हिलाया भी नहीं और मुझे पुलिस को कॉल भी नहीं करने दे रहा। तो शियान उसे सारी बात पूछने लगता है तो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ना तो उसकी टांग पे कुछ चोट लगी जो वो बहाना कर रहा है और ना कोई ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उसके लिए एम्बुलेंस मंगवा दो ना। तो कहती है कि वो भी मैं मना कर रहा है। अब शियान कॉल कट होने के बाद जिनकी तरफ जाने लगता है तो शोई उसे रोक लेते पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो कहता है कि मेरी नीस मुसीबत में है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। पर शोई पूछने लगती है कि हुआ क्या, ये तो बताओ। तो कहता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है। ये सुनकर शोई कह लगती है कि उसके साथ स्कैम। और जब शियान उसको देखने लगता है तो वो भी कुछ चुप होकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि अकेले बैठकर खाने में क्या रेटिंग आती है 5 की, और मैं बिल्कुल अकेले बैठकर खाऊंगी, तुम तो यहाँ से चले जाओगे ना। चलो कोई नहीं, तुम्हारा हमेशा से वेट करते हैं तो अभी वेट कर लूंगी। कभी हाई हिल्स में मैं वेट करती हूँ, कभी कहाँ मैं वेट करती हूँ, कभी तुम काम कर रहे होते तब मैं काम करते देखकर वेट करती हूँ, पर कोई बात नहीं तुम चले जाओ। आगे से क्यूट फेस बनाकर दिखाती है। उसकी क्यूट फेस को देखकर शियान तो अपने इरादे को बदलकर उसके सामने बैठ जाता है। तो ये उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम जाओगे नहीं। तो कहता है कि नहीं जाऊंगा। तो शोई खुश होकर खाने लगती है। तो शियान कहने लगता है कि इतने बेस्ट परफॉर्मेंस को देखकर मैं कैसे चला जाता। अब ये सुनकर तो शोई का खाना ही गले से नहीं उतारा होता और इतनी शिन दिखाई जाती है जो उस आदमी को अपनी कार सेटने को कहती है, पर वो तो मान ही नहीं रहा होता। तो ये भी कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करती, पर वो मना कर देता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी, मुझे पैसे दे दो, मैं हॉस्पिटल में खुद चेक करवा लूंगा। बाकी सब लोग भी जो इधर उधर खड़े हुए थे वो भी कहने लगते हैं कि तुम पैसे दो और मामला खत्म करो और लोगों को यहाँ से जाने दो। पीछे से आकर प्रोफेसर यू भी देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर वो देखता है कि ये जिस लड़की के साथ हो रहा है वो कोई और लड़की नहीं बल्कि शिन है। तो शिन को देखकर ये भी खड़ा हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले तो सारी बात को पता करता है तो बात पर पता लगता है कि वो आदमी तो इसे पैसे मांग रहा ना कि हॉस्पिटल में जा रहा है। तो शिन को याद आता है कि यूने एक दफा से कहा था कि हर चीज पैसों से सॉल्व नहीं होती, कभी कभी चीजें पैसों के बगैर भी सॉल्व होती है। यही बात सोचकर वो आदमी से कहती थी कि जब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो मैं तुम्हें एक भी पैसा क्यों दूं, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके कमाती है और अगर मैं तुम्हें अमीर लग रही हूँ तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ये बात तो यू को काफी इंप्रेस लगती है उसकी और फिर उसको बचाने के लिए भी आ जाता है और बाकी लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक आप लोगों की वजह से हुआ है, वरना उसकी कार तो पार्किंग में खड़ी है और बाकी रही इनकी बात, इनके लिए तो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और पुलिस आकर खुद ही इसको पैसे दे देगी। अब ये आदमी पुलिस की धमकी सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। सब लोग उसको जाते हुए उसे देखकर हंसने लगते हैं। बाकी लोगों के वहाँ से जाने के बाद शिन भी यू को थैंक्स करने लगती है कि तुमने मेरी आकर हेल्प की। तो वो भी जब वहाँ से जा रहा होता है तो शिन उसको पीछे से कहने लगती है कि मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहती हूँ, पर उसकी बात को सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पहचाना जाता है जिसको शियान ने भेजा था। वहाँ पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक तो है। तो कहती है कि तुम यहाँ पर, तो अंकल कहाँ पर है। अब घर पर बैठकर अपने अंकल का वेट करी होते हैं। तो जैसे शियान आता तो आकर पूछने लगते हैं कि आप कहाँ पर थे, आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि तुमने सारे मामले का खुद ही सॉल्व कर लिया था तो मैं क्यों आता। अब उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। ये देखकर पूछने लगते हैं कि अंकल क्या आपने हॉटपॉट खाया है, पर वो तो आगे से चुप करके वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। पर शिन भी पीछे लग जाती है कि आपको क्या मेरी आंट मिल गई है जिनके साथ बैठकर आपने ये खाया, क्योंकि आप पहले अपनी मां का बनाया हुआ खाते थे। अब आंट वाली बात की वजह से शियान उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसके सर पे हाथ रखने के बाद कहने लगता है कि तुम आज काफी थक गई होगी ना, इसे जाकर रेस्ट करो। इसे तो डर लग रहा होता है कि अंकल मार देंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं करता बल्कि कहने लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो मैं जाकर शॉवर ले लेता हूँ। उनके जाने के बाद शिन सोचने लगती है कि क्या मैंने आंट वाली बात सच बोली थी जो उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और हमें बाई दिखाई जाती है जो कॉल पर बात कर रही होती है। तो उसके पीछे आकर वंजिन खड़ा हो जाता है। वंजिन को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर भाई के पास इतने में आदमी आ जाता है जो उसको वहाँ से लेकर जा रहा होता है। वंजिन भी उसको बाजू पकड़ लेता है, उसको जाने नहीं दे रहा होता। वो आदमी भी इसको पीछे की तरफ धक्का देकर भाई को वहाँ से लेकर जाना चाहता था और ये भी भाई से कहता है कि मुझे तुमसे सच में बात करनी है। पर इतने में वंजिन के साथ जो लड़कियां होती हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। कहने लगती है कि तुम गेम हारने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये देखने के बाद तो भाई वहाँ से चली जाती है और वंजिन वहीं का वहीं रह गया था। उसको तो
वहाँ से वो लड़कियां ले जाती है और दर्शन दिखाई जाती है जो अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहती हूँ, तो वो भी आगे से हाँ कर देता है। तो ये भी उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाना चाहती थी, पर वो कहने लगता है कि क्या मैंने जगह सेलेक्ट कर सकता। तो शिन कहती है कि हाँ जरूर आप सेलेक्ट करना। और इतनी खुश होती है कि सुबह सुबह काम पर आ जाती है। उसे देखकर शायद पूछने लगती है कि इतनी जल्दी तुम काम पर आ गई। तो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कल रात वाली सारी बात बताते हैं, ये भी बताती है कि अंकल नहीं आए। तो कहती है कि तुम्हारे अंकल कितने बुरे हैं, तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आए, पर तुम्हारी स्टोरी में एक मेल लीड की कमी है। तो वो बता देते हैं कि मेरा हीरो भी मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आ गया था। उसकी बातों को सुनकर शायद कहने लगती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो और क्या वो तुम्हें लाइक करता है। तो कहती है कि शायद हाँ। तो शायद कहती है कि ये तो अच्छी बात है। अब शायद जब बाहर होते हैं तो वहाँ पर नाना अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम जो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी, उसने पहले वाले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। अब यहाँ पर ब्लाइंड डेट्स की बात चली रही होती है तो शिन भी वहाँ पर आ जाती है और नाना वहाँ से उठकर चली गई थी ब्लाइंड डेट्स का बताकर। शिन अकेले में शायद से बात करने लगती है। पूछी होती है कि आपको किस तरह का लड़का पसंद है। वो तो सारी क्वालिटीज वगैरह शियान वाली बता रही होती है। और वो कहती है कि इस तरह का लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर मिल भी जाए तो आपको उसको ऊपर से देखकर जज नहीं कर लेना चाहिए, क्या पता वो अच्छा ना हो। पर शायद कहती है कि वो तो अच्छा है, पर तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है। तो शिन कहती है कि काम के अलावा मैं हर चीज में अच्छी हूँ। ये बात सुनकर जब शायद से देखने लगती है तो वो तो वहाँ से भाग जाती है और शियान दिखाया जाता है जो सबके साथ मीटिंग कर रहा होता है। और अभी भी मीटिंग में बैटरी के बारे में बात चली होती है। ये कहने लगता है कि हमें योलान कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उस पर इतना भी एतबार नहीं है। अब ये तीनों मीटिंग से तो बाहर आ जाते हैं, पर आते हुए यही बात कर रहे होते हैं कि दूसरी कंपनी में इतनी जल्दी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। तो शियान भी कहते हैं कि इसके बारे में सोचेंगे। अब नेक्स्ट जब शियान अपने ऑफिस में आता है तो पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। पूछने लगता है कि क्या तुमने इस मैगजीन को पढ़ लिया। तो कहते हैं कि हमने पहले से पढ़ लिया। वो तो शायद के लिखे मैगजीन को अच्छे से पढ़कर बता रहा होता है। तो उसको बता देता है कि इस मैगजीन का इंटरव्यू लेने के लिए मैं उसके साथ ही गया था। तो ये कहने लगता है कि अच्छा तुमने अगर मैगजीन को पढ़ लिया तो अच्छी बात है, पर मैंने तुमसे और भी बातें वगैरह करनी है तो मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। क्योंकि ये बात सुनकर ये भी अपना बाइक पकड़कर शायद को मैसेज करना चाहता तो होता है पर नहीं कर पाता। अब इसे शियान के साथ आकर मीटिंग वगैरह करता है और इधर शायद दिखाई जाती है जिसका एडिटर ने बुलाया हुआ था। उसको बता दिया कि मुझे चीफ एडिटर ने बुलाया था और उन्होंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ की, यहाँ तक कि तुम्हें काम भी दिया है। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है कि मुझे काम दिया है और वो काफी बड़ा काम था। तो एडिटर ये भी कहते हैं कि अगर ये तुम काम अच्छे से कर लेते तो इसका मतलब तुम्हारी अपनी इंडिपेंडेंट डिजिटल मैगजीन भी हो सकती है, इस बारे में भी वो सोचेंगे। ये सुनने के बाद तो शायद और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ से बाहर आते हुए इस बात के बारे में शियान को भी बताते हैं। बस ये बताते हैं कि मेरे लिए वो टेम्पल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, मेरी किस्मत उसे बदल गई है, जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत करती आई हूँ वो चीज मुझे मिलने वाली है। तो शियान से बात करने के बाद उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है। अब न्यू ईयर आने वाला तो सभी लोग सोच होते हैं कि हमने किनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। जिनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैंने ग्रैंडपा, मॉम और अंकल बाकी सब दोस्तों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना है। नानी बताती है कि उन्हें किसके साथ सेलिब्रेट करना है। तो शायद से भी पूछा जाता है पर शायद के पास कोई भी पर्सन नहीं होता अभी तक, इसलिए वो शियान को मैसेज करती है कि क्या हम न्यू ईयर को साथ में सेलिब्रेट करें, स्टार्स को देखेंगे। वो आगे से बताता है कि मैं कल तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये तो मैसेज पढ़ने के बाद सैड हो जाती है, पर वो आगे से कहता है कि मेरे आने का वेट करना। तो शायद खुश हो जाते हैं। तो शियान भी उसकी फेस पर खुशी देखकर पूछ लेते हैं कि क्या आप ही किसी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हो। तो कहती है कि नहीं। तो शियान कहती है कि मैं आपके साथ मॉर्निंग में शॉपिंग के लिए जाऊंगी और रात में आप मेरे साथ आ जाना मेरे घर पर गैदरिंग में। पर वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तुमने अपना पूरा दिन तो मेरे साथ गुजारा होगा तो मैं रात में क्यों आऊं। ये कहकर उसे मना कर देते हैं। नेक्स्ट तीनों साथ में शॉपिंग के लिए जाती है और भाई को भी गुंजन मैसेज करता है कि हम न्यू ईयर को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देते। गुंजन उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है, उसे पता भी होता है कि शायद वो रिप्लाई ना दे। उन्होंने शॉपिंग वगैरह तो कर ली थी, पर अभी तक कुछ भी नहीं लिया था, इसलिए वो कहने लगती है कि आप लोग जाओ, मैं दोबारा से मॉल देखने के लिए जाऊंगी। तो वो दोनों ये बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब शिन भी जब मॉल से चीजें वगैरह ले लेते हैं तो वहाँ से वापस आ रही होती है। वो सामने प्रोफेसर यू को देख लेते हैं तो जल्दी से उनके पास जाती है। तो वैसे देखकर कहने लगते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम भी यहाँ पर। तो वो देखने लगते हैं कि इनके साथ कोई और नहीं है। तो वो बताता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, मेरे दोस्त की शादी है तो मैं इसके लिए गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं क्योंकि मैं ज्यादा मॉल वगैरह में नहीं आता। तो शिन कहती है कि मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, मुझे इस पूरे मॉल का पता है, बस आप बताओ आपने क्या लेना है। तो ये सुनकर यू कहते हैं कि लो मैं तुम्हारी चीजों को कैरी कर लेता हूँ। उसकी जब बैग पकड़ लेता है तो शिन कहती है कि तुम हर चीज को कैरी कर लेते हो। तो कहते हैं कि हाँ। तो शिन भी अपना हाथ आगे कर देती है कि इसको भी पकड़ लो। अब यू को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो तो वहाँ से चला जाता है। अब दोनों परफ्यूम की शॉप पर आए हुए थे जहाँ पर शिन उसके लिए परफ्यूम सेलेक्ट करती है। अब जब वो परफ्यूम बाय कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि न्यू ईयर के ऑफर में आपको ये कपल कभी मिल सकता है अगर आपके लकी ड्रॉ में आता है, क्या आप इसको खेलना चाहोगे। शिन तो जल्दी से हाँ कर देती है, पर यू तो मना कर देता है। अब शिन कहने लगती है कि मुझे तो वो कप काफी ज्यादा क्यूट लगा तो मैं तो लेना चाहती हूँ, इसलिए यू को मानना पड़ता है। अभी लोगों ने कको जीत तो लिया था तो एक कको यू को देने लगते हैं। यू कहता है कि इसे गिफ्ट समझ अपने पास रख लो, दोनों को तुम ही रखो। तो वो भी कहती है कि मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहती हूँ, वो मेरी ट्रीट होगी जो तुमने मेरी हेल्प की थी। पर मुझे बताता है कि मुझे अभी जाकर ट्रेन ले लिया तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शिन भी कहने लगती है कि इसके पास तो कभी भी खाना खाने का मेरे साथ टाइम नहीं आएगा। इधर भाई और शायद दिखाई जाती है जो वापस दोनों साथ में घर आए होते हैं। तो भाई देखते हैं कि शिन यहाँ तो आया हुआ है। ये देखकर वो शायद को बताते हैं, पर शायद कहने लगती है कि वो तो यहाँ से अपलोड क्या हुआ है। वो कहती है कि वो क्या नहीं हुआ बल्कि वो यहीं पर है। तो शायद भी जैसे उसे देखते तो भाई भी उसे कहती है कि बेस्ट ऑफ लक, मैं चलती हूँ। उसकी चीजों को पकड़ाकर वहाँ चली जाती है। अब ये भी शान को देखते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। तो शान भी आगे से इसकी चीजों को पकड़ लेता है। तो शान भी उसे पूछ लेती है कि तुमने तो बोला था कि तुम इस वीक में नहीं आओगे। तो वो कहने लगता है कि मेरा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम रहता था इसलिए मैं तो वापस आ गया। ये बात सुनकर शायद स्माइल करने लगती है। तो वो भी आगे से स्माइल करता है। अभी शायद से पूछने लगती है कि चल कहाँ पर है तुम्हारा असिस्टेंट। अब शान तो उसकी इस बात से काफी जेलस हो जाता है। शायद को भी पता लग जाता है, पूछने लगती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। तो शायद भी कहते हैं कि ठीक है मैं भी चलती हूँ, तुमने कोई भी बात मुझसे नहीं करनी। ये कहकर अपनी चीजें पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। पर शान उसको आकर रोक लेता है और उसको अपने साथ कार में बिठा लेता है। अब दोनों जाते होते हैं साथ में। पर शायद उसको ये बात क्लियर कर देती है कि मैंने किसी भी दोस्त के साथ कोई भी पार्टी वगैरह अरेंज नहीं की थी, ना ही किसी के साथ मैं सेलिब्रेट कर रही थी। वो तो पाई अकेली थी और मैं भी अकेली थी, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो बेबी शान उसको ठीक से नहीं बुला रहा होता कि मेरे आने का वेट भी नहीं किया और अपनी दोस्त के साथ मजे कर रही थी। पर ये भी उसको उसकी कोर्ट से खींचने लगती है कि मेरी तरफ तो देखो। जैसे ही शान उसकी तरफ देखता है तो क्यूट सा फेस बनाती है, जिसे देखने के बाद तो शान के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अभी वो उसे पूछते हैं कि हम कहाँ पर जाए। तो वो बताता है कि स्टार्स देखने के लिए। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, पर शान कहता है कि मैंने की है। ये कहकर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शान ने हर चीज की बुकिंग पहले से करवा ली थी और अब बस उस होटल में उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। और शिन दिखाई जाती है जो यू को मैसेज कर रही होती है। इतने में उसकी मॉम उसको बुलाने के लिए आ जाती है कि खाने पर आ जाओ। और दूसरी तरफ यू दिखाई जाती है जिसके बाद जैसे मैसेज पहुंचता है तो उसकी मॉम भी उसको खाने के लिए बुला रही होती है। अब ये भी अपना मोबाइल पकड़कर उसका मैसेज देखने लगता है जिसमें उसने पूछा होता है कि तुम न्यू ईयर किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, और क्या खा रहे हो। ये सारी बातें पूछी होती है और साथ में हैप्पी न्यू ईयर भी बोलती है। पर इतने में उसकी मॉम उसके रूम में आ जाते हैं और इसको मोबाइल यूज करते देखकर इसको पीछे से आकर देखने वाले होते हैं। पर यू अपनी मॉम को देख लेता है तो उसकी मॉम पूछती है कि किससे चट लगे हो, जरा बाहर आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। तो यू भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है उनके पास। और दर्शन अभी भी खाने के टेबल पर बैठकर भी मोबाइल यूज कर रही होती है। देखकर उसकी मॉम उसको मना करती है। भगवान जी कहने लगता है कि क्या तुम न्यू ईयर पर कोई रिलेशन स्टार्ट करने वाली हो। तो कहने लगते हैं कि आपको क्या पता इन चीजों का। इधर शनियाना शायद दिखाई जाते हैं दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और शायद से पूछने लगती है कि क्या तुमने सैलान कंपनी से गिव अप कर दिया है। तो उसे जब देखने लगते तो उसे याद आ जाता है कि प्राइवेट टाइम में बिजनेस की बातें नहीं करनी होती, इसलिए वो कहती है कि सॉरी। पर शायद कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आज तो न्यू ईयर है, तुम जब भी पूछा पूछ सकती हो। इसके बाद भाई से वेटर आकर बताने लगते हैं कि अभी कुछ टाइम में 5 वक्त स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इस टाइम पे बाहर चले जाएं। तो ये सुनकर दोनों जल्दी से बाहर चले जाते हैं 5 वक्त को देखने के लिए। दोनों साथ में खड़े होते हैं पर शायद को सर्दी लग रही होती है देखकर वो
उसको अपने कॉर्ट में ले आता है। बाकी कपल्स को भी देख रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि यहाँ पर हर कोई कपल है या कोई कपल बनने वाला है। ये बात सुनकर शान भी स्माइल करने लगता है और शायद से पूछती है कि जहाँ पर तुम गए हुए थे वहाँ के स्टार्स भी प्यारे थे। वो कहता है कि वहाँ के स्टार्स यहाँ के स्टार्स जैसे प्यारे नहीं थे। ये बात वो शान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है तो शान भी खुश हो जाती है और भाई दिखाई जाती है जो बिल्कुल अकेले होता है। ग्वेंजिन जब उसे कॉल करता है तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम फ्रेंड्स लोगों के साथ हो। वो अभी उसे बताने वाला होता है कि मैं फ्रेंड्स नहीं फैमिली के साथ हूँ, पर इससे पहले पीछे से इनकी आवाज आ जाती है जो कहने लगती है कि ग्वेंजिन आ जाओ। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड भी तुम्हें बुला रही है तो तुम उनके पास जाओ, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बुला रहे हैं। ये कहने के बाद कॉल कट कर देती है। और इधर शायद और शियान जो दोनों साथ में होते हैं तो फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, दोनों देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और शियान शायद को इस तरह फायरवर्क्स को देखते हुए उसे अपना लव कन्फेस करने वाला होता है, पर इससे पहले ही शायद अपनी विश को मांग रही होती है जो कोई और नहीं बल्कि डिजिटल वैक्सीन की होती है। ये वाली विश को सुनने के बाद वो भी कुछ चुप हो जाता है, अपना लव कन्फेस नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि प्यार। पर जैसे शायद अपनी विश को पूरा करने के बाद शियान की तो देखने लगती है कि वो उसे अपना लव कन्फेस करेगा, पर वैसा नहीं करता। इधर पीछे से ऑर्डर के वर्कर भी आगे बताते हैं कि जो आपने फ्लावर्स ऑर्डर करवाए थे वो आ गए हैं। ये सुनकर शियान को तो लग रहा होता है कि उसने उसके लिए करवाया, पर ऐसा नहीं होता। वो तो आगे से उसे कह देता है कि आप इस घर में भिजवा दे। तो शायद ये बात सुनने के बाद अपने आप से कहने लगते हैं कि रियलिटी में आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शियान से पूछते हैं कि क्या तुमने ये फ्लावर्स अपनी सिस्टर के लिए मंगवाए थे, तो वो बताता है कि हाँ मेरी सिस्टर को रोजेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर तो उसने अपनी बात को बदल दिया था। शियान कहने लगती है कि मुझे तो ऐसे लगा था कि वो अपना लव कन्फेस करने वाला, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो भी अपना लव कन्फेस करना चाहती थी पर वो भी नहीं कर पाती। और शियान के हाथ में दिखाया जाता है कि उसने कार्ड पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे न्यू ईयर पर तुम्हें मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो। वो तो असल में ये चीज शायद को देने वाला था, पर बात यहाँ पर बदल गई थी। ग्वेंजिन जो बाइक के लिए सैड होता है कि वो अपनी बाइक के पास नहीं था और बाइक ग्वेंजिन के लिए सैड हुई होती है। और शियान जो फायरवर्क्स की पिक भेजने के बाद मुझे लगती है कि क्या तुम भी देख रहे हो, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ, पर वहाँ के फायरवर्क्स ज्यादा प्यारे हैं। तो वो भी उससे डिनर का पूछ लेते हैं, पर वो साफ मना कर देता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो शिन कहने लगते हैं कि जब तुम मुझे चांस भी नहीं दोगे तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी। तो कहते हैं कि अगर प्यार होना हो तो उसमें चांस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो शिन से बात कर रहा होता है तो उसकी मॉम आ जाती है जो पूछने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, पर वो कहते हैं कि नहीं कोई भी नहीं, बस एक कॉमन सी फ्रेंड थी। तो उसकी मॉम कहती है कि कॉमन फ्रेंड। और इधर से शिन की मॉम भी उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या तुम किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, तो कहने लगती है कि जी मॉम विश है कि ऐसा हो जाए, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि मैंने अभी अंकल को न्यू ईयर विश करना है। और इधर शायद दिखाई जाते जो शियान के साथ आ रही होती है उसको शियान घर पर छोड़ देता है। अब ये भी उसकी कार से उतरने के बाद घर की तरफ जा रही होती है तो शियान विंडो से बाहर निकलकर कहने लगता है कि शायद तुमने आज जो भी विश की न्यू ईयर पर वो तुम्हारी पूरी हो जाए। ये बात कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो शायद भी घर आने के बाद भाई को सारी बात बता रही होती है। भाई को तो उसका गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने उसके सामने अपने काम की विश क्यों की, बल्कि उसके बारे में कोई विश कर लेती। तो कहने लगता है कि तुम भी कह दो कि इशू मुझ में है, उसमें कुछ भी नहीं, पर मैं भी तो लव कन्फेस करना चाहती थी ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। भाई कहते हैं कि उसकी लव कन्फेस करने का वेट करो, तुम्हें नहीं करना। अब शियान भी घर पे पहुंच गया था और शायद भी उसको न्यू ईयर को दोबारा से मैसेज करती है। तो उसे कहने लगता है कि तुम अभी तक जाग रही हो, तो कहती है कि मैं सोने लगी हूँ और न्यू ईयर बोल के दोबारा से सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग शियान जब उठता है तो अपने नीचे भी कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें और साइडिंग के लिए लेकर जाना है, पर वो मना कर देती कि मुझे नहीं जाना क्योंकि वो यूं से बात कर रही थी। अब ये तो ग्वेंजिन के पास पहुंच जाता है, दोनों बैठ कर बातें वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से शायद और पाई भी दिखाई जाती है जो यहीं पर आ रही थी क्योंकि शायद को एक टाइम पर भगवान ने इनवाइट किया था कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती, इसलिए उसे सोचा कि मैं आज आती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। शियान तो बिल्कुल भी नहीं। ये सोचते हुए दोनों बातें करते हुए आ रही होती है तो आगे से भाई को शियान नजर आ जाता है। वो शायद को भी बताते हैं कि वो देखो शियान बैठा हुआ है। अब ग्वेंजिन भी भाई को देख लेता है तो वो भी शियान को बताता है कि वो देखो शायद अभी लोगों ने एक दूसरे को देख लिया था तो इसलिए एक दूसरे से मिलना पड़ता है। ग्वेंजिन तो ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि जैसे वो भाई को जानते ही ना हो और भाई भी ऐसे ही बिहेव कर रही होती है जैसे वो दोनों पहली बार मिले हो। शियान तो किसी को भी नहीं बुलाता और ग्वेंजिन उन दोनों को लेकर साइड में चला जाता है क्योंकि भाई पहली बार यहाँ पर आई थी इसलिए वो उसी जगह दिखा रहा होता है। और शायद से भी बात कर रहा होता है कि तुमने काफी अच्छी डैड की मैगजीन लिखी थी, मतलब अंकल इसके डैड थे। वो कहने लगते हैं कि आपकी डैडी काफी अच्छे हैं तो मुझे उनके बारे में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहने लगते हैं कि मैं अपने डैड की नहीं बल्कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से शियान को हैंडल किया हुआ है। ये बात कहने के बाद वो भाई के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ये भी रुककर शियान को देखने लगता है, सोच होती है कि ये देखो कितना चुप होकर बैठा हुआ है। और हमें एडिटर यंग दिखाई जाती है जो अंकल गॉन के साथ आ रही होती है। दोनों बहुत अच्छे से बातें करते हुए आ रहे होते हैं, अभी भी इनके आपस के रिलेशन के बारे में हमें नहीं पता चला था। पर वो आते हुए शायद को देख लेते हो, कहने लगते हैं कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इस तरह हम जाकर उनको डिस्टर्ब कर देंगे। मुझे लगता है कि वो अपना काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये कहकर उन्हें भी मना लेते हैं कि हमें किसी दूसरी साइड पर चले जाना चाहिए। तो वो भी उन्हें न्यू अल्कोहल टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है और ग्वेंजिन भी शायद और बाइक को हॉर्स दिखाने के लिए ले जाता है। उनको उनके हॉर्स दिखाने लगता है कि आप लोगों ने किस पर राइड करनी है। ग्वेंजिन अपने वाला तो बाइक के लिए लेकर आता है कि इसको मैं बचपन से यूज कर रहा हूँ और शायद के लिए शियान वाला लेकर आता है। अब हॉर्स के वहाँ से जाने के बाद तीनों आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर शियान भी आ जाता है और आकर शायद से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि क्या मतलब मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो आगे से ग्वेंजिन कहता है कि मेरे डैड ने अगर इनको इनवाइट किया तो तुम्हें भी इसके साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए बल्कि अच्छे से बिहेव करो। ये कहकर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है ड्रेस चेंज करवाने के लिए। ग्वेंजिन उनको ड्रेस चेंज करने के लिए भेज तो देता है। उनके जाने के बाद शियान से बात करने लगता है कि तुम्हें इस तरह इतनी अच्छी जर्नलिस्ट के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, आगे तुम दोनों क्लोज ही हो। पर शियान ने तो मानने से इनकार किया हुआ था कि हम दोनों क्लोज नहीं है, इसी वजह से शायद ने भी ऐसा बोल दिया था। पर वो कहने लगता है कि अब जब अंदर से वापस आएंगे तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है, उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी जो तुमने पहले की। अब उसकी बातों को सुनने के बाद शियान भी उसके सामने ही अंदर चला जाता है और चुपचाप खड़े होकर उनकी बातों को सुनने लगता है। दोनों आपस में बातें कर रही होती है और वो कहने लगती है कि आगे बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो, लगता नहीं कि जल्दी रिलेशन में आओगे। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसे हाथ ऊपर करता है तो गलती से किस पे हाथ लग जाता है। अब इसकी वजह से शोर होता है तो उन दोनों को पता लग जाता है कि कोई तो भाई है। इसे दोनों बिल्कुल चुप हो जाते इतने में वहाँ पर ग्वेंजिन भी पहुंच आता है जो शियान को आवाज देता है। शियान उसे चुप वहीं पर करवा देता है। ग्वेंजिन उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दोनों को लग रहा होता है कि शियान भी उनके साथ चला क्या होगा। इसे दोबारा से दोनों बातें कंटिन्यू करती है और भाई कहने लगती है कि मुझे जाकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो तो हम सिर्फ बातें करते और मजाक था, वरना कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। पर शायद से मना करने लगते हैं कि तुम्हें उसे जाकर कुछ भी नहीं बताना, अगर उसे मुझ पर यकीन होगा तो मुझसे आगे खुद पूछ लेगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर भाई तो जिक्र होती है चेंज वगैरह करने के बाद जैसे वहाँ से निकलने लगती है तो आगे से शियान को देखकर डर जाती है। पर शियान उसको वहीं पर चुप करवा देता है कि शायद को कुछ भी नहीं बताना। तो वो वहाँ से चुप होकर भाई चली जाती है और आगे ग्वेंजिन उसका वेट कर रहा होता है और कहने लगता है कि वो दोनों अंदर क्यों आएगी, उन्हें लेने के लिए जाता हूँ। पर भाई उसको अंदर भी नहीं जाने देती। अब भाई के वहाँ से जाने के बाद शियान भी शायद के पास अंदर आ जाता है। उसको पीछे से करने के बाद उसकी बेल्ट लगाकर उसको हक करके रखता है और कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं है, अभी कल ही तो हमारी मैसेज पर बात हुई थी। उसकी बातों को सुनकर शायद तो भी शौक होती है तो वो भी उसकी जीभ पर हाथ लगाता है और हाथ लगाने के बाद वहाँ से चला तो जाता है। पर यह भी सोच होती है कि इसने क्या बात कही और ये भी भाई जाने के बाद अपने उसी हाथ को देख रहा होता है जो उसकी जीभ पर लगाया था। अब शियान तो भाई आ गया था। ग्वेंजिन उसे देखकर पूछने लगता है कि शायद कहाँ पर है और जब शियान उसे इस तरह देख रहा होता है तो वो तो चुप करके वहाँ से भाई के साथ चला जाता है। अब ये दोनों तो राइड करने के लिए आ गए थे और वो भी भाई को बैठने को बोलता है और भाई के बैठने के बाद खुद भी इसके पीछे बैठ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते तो वो थोड़ी नर्वस होती है, बट ग्वेंजिन से कहता है कि अपने लेग्स को रिलैक्स कर लो और इसे पकड़ लो कि कुछ भी नहीं होगा। अब इन बातों के बाद भाई से बात करने लगते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए भाई से कोई भी बात नहीं कर पाती। इधर शायद दिखाई जाती है जो शियान के पास तो पहुंच जाते हैं पर उसको पहले वाली राइड याद आती है जहाँ पर घोड़ा बहुत ही ज्यादा तेज भागा था। यही याद करते हुए वो शियान के साथ नहीं बैठी होती, कह रही होती कि मैं यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आई हूँ। पर वो उसे बैठने को बोलता है तो वो भी कहती है कि मुझे प्रिंसेस की तरह
ना ट्रीट करना। तो ये बात सुनकर शियान भी उसकी तरफ आने लगता है और शियान को अपनी तरफ आते देखकर वो खुद ही जल्दी से जाकर घोड़े पर बैठ जाती है और शियान भी उसके पीछे बैठ जाता है। अब दोनों साथ में राइड तो कर रहे होते हैं पर शियान कुछ भी नहीं बोल रहा होता। शोई उसको इस तरह देखकर कहने लगती है कि यही इसका रियल फेस है। शियान शोई को देखते हुए कहता है कि तुम ठीक से नहीं बैठे, तुम्हें स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए। अभी वो उसको अच्छे से पकड़ लेता है। अब जो दोनों राइड करने के बाद साथ में बैठे होते हैं तो शियान उसे कहने लगता है कि जब तुम पहले यहाँ पे अंकल खान का इंटरव्यू लेना चाहती थी और मुझे भी अप्रोच करना चाहती थी, पर अब तुम्हें क्या हो गया है। अभी उसे जो पहले की बात पूछता है तो उसे कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मुझे मिस्टीरियस पर्सन लगे थे और भी काफी बातें कर रही होते। तो आगे से शियान कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तो वो बताते हैं कि तुम लड़के में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लूं कि मेरा भी कोई चांस लग जाए, क्यों मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। अब शियान तो उसकी बात से बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा होता है कि वो उसे सच्चा प्यार करती है, पर शोई ने तो उसे झूठ बोल दिया था। लोगों के पीछे लग के इसने भी इसको पकड़ लिया। तो शियान उसे कुछ भी नहीं बोलता। शोई भी वहां से खड़ी हो जाती है। मैं बाइक और गंजिन भी वहां पर आ जाते हैं। अब ये भाई से कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से चले और भाई भी बताने लगते हैं कि मैं काफी थक चुकी हूँ। तो ये बात सुनकर गंजिन कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब ये सुनकर शोई जो बाइक को देखते तो भाई भी आगे से कहते हैं कि शियान तुम ही क्यों ना शोई को घर तक छोड़ दो। वो भी आगे से हाँ कर देता है और हमें शिन दिखाई जाती है जो प्रोफेसर यू को मैसेज कर रही होती है। प्रोफेसर यू स्विमिंग करने के बाद इसके मैसेज को देखते हैं, कहने लगते हैं कि सॉरी मैंने अभी मैसेज को देखा। तो शिन भी से कहते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम कुछ खाने के लिए जाते हैं, पर यू से मना कर देता है। और इधर गंजिन भी दिखाई जाता है जो भाई को घर तक छोड़ता है। तो भाई से कोई भी बात नहीं करती बल्कि गुस्से से वहां से चली जाती है। अब गंजिन तो अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहा होता है भाई को मनाने की। अब शोई जो बैठकर सर्च कर रही होती है कि अगर आप एक इंसान के साथ झूठ बोलते हो तो उसको किस तरह मनाना चाहिए, वो आपको माफ कर देता है। तो भी खुद से कहने लगते हैं कि वो मुझे कैसे माफ करेगा, वो मुझे कभी भी इस बात पर माफ नहीं करने वाला। और हमें मिस्टर घनश्याम दिखाई जाते हैं जिनके पास सीन बैठी होती है उनके लिए वो पियानो प्ले करते हैं और उसके बाद उनके साथ बैठकर ड्रिंक भी करते हैं और उनसे साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं कि हम दोनों ने अपना रिलेशन काफी अच्छा लेकर जा रहे हैं और इसी रिलेशन को मैं सीरियस होकर आगे और लेकर जाना चाहता हूँ। पर ये कह लगती कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ बनने के लिए क्वालीफाई भी हूँ या नहीं। तो आगे से समझाने लगते इसका हाथ पकड़कर कैसी कोई बात नहीं कि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए क्वालीफाई ना हो, क्योंकि मुझे तुम्हें चाहिए। बाकी अगर तुम ज्यादा इस बारे में सोचना चाहती हो तो सोचो। तो आगे से एडिटर में कहते हैं कि थैंक्स आपने मेरे रिलेशन को बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया, पर अभी मैं आपकी बात का आंस नहीं दे सकती, शायद मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो क्या लगता है कि मेरी नजर से देखो तुम अभी भी यंग लड़की हो। ये सुनकर वहां से लगता है मिस्टर घनश्याम उन्हें हक कर लेते हैं और प्रोफेसर यू दिखाई जाते हैं जो घर पर आने के बाद अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम शोई के बारे में पूछी होती है कि क्या तुम्हारी डेट उसके साथ अच्छी रही। तो वो कहता है कि मॉम शोई की बात कहां से आ गई, अभी तो हम यहाँ पे बैठे डिनर कर रहे हैं ना। तो वो बताते हैं कि उसकी मॉम से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि उन्हें तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हो, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उसके साथ दोबारा से ब्लाइंड डेट फिक्स करो और दोबारा उसे मिलने के लिए जाओ। पर ये अपनी मॉम को बताता है कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसका मतलब तुम सच में शोई को लाइक करते हो। अब यहाँ पर तो प्रोफेसर यू चुप हो जाता है, जाकर शोई से मैसेज पर बात करने लगता है। बताता है कि मॉम फिर से यही से कर रही है कि तुम दोनों दोबारा से मिलो। अब इसकी यू से बात हो रही होती है तो अंदर से एडिटर की कॉल आ जाती है जो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा और ध्यान का चक्कर चल रहा है। तो वो कहते हैं कि आपने ये रूमर कहां से सुनी, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही है, हम दोनों बिल्कुल भी अभी तक कपल नहीं बने। ये बात कहने के बाद कॉल कट कर देती है और भी सोचने लगती है कि काश हम कपल होते और मैं दुनिया वालों को बता पाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर प्रोफेसर यू को बताने लगती है कि मुझे कॉल आ गई थी इसलिए मैं आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। तो वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी काफी रात हो गई है तो तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। ये कहकर वो बाय कर देता है और इधर हमें शियान दिखाया जाता है जो काफी टेंशन में होता है कि उसे क्या करना चाहिए। शोई ने तो अभी अपना दिल उसके लिए खोला ही नहीं है। इतने पीछे से शिन आ जाती है जो प्रियंका से पूछने लगती है कि क्या हुआ, अगर कोई लड़की का चक्कर है तो आपको मुझे बताना चाहिए, मुझसे बेहतर कोई लड़की को पहचान सकता है या जान सकता है। शियान उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता तो वो खुद ही गेस करी होती है और एक गेस उसका ठीक भी हो जाता है कि क्या लड़की ने आपसे झूठ बोला। तो शियान उसकी तो देखने लगता है तो कहते हैं कि अगर लड़की ने आपसे झूठ बोला तो या तो वो आपसे प्यार नहीं करती या आपसे बहुत प्यार करती है। और जहां तक मैं उस लड़की की बात बता दूं, मेरा अंकल इतने ज्यादा प्यार है तो वो लड़की ये तो कभी नहीं सोच सकती कि वो आपसे प्यार नहीं करती बल्कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। शियान आगे से कहने लगता है कि ऐसी बात है। अभी बात को बदलते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी क्लासेस कैसी जा रही है, ये कहकर वहां से सोने का बोलकर चला जाता है। उनके वहां से जाने के बाद सोचने लगते हैं कि इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक गेस किया था। पंडित दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो अपने डैड से आकर बात वगैरह कर रहा होता है। उनको इस तरह बुक करते देखकर मुझे लगता है कि आज आप खुश है। तो वो बताते हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए समझ आता है कि उसकी जल्दी स्टेम आने वाली है। बात वो अपने डैड से भी बोल देता है क्या मेरी स्टेम प्यारी है या आपसे जवान है, क्योंकि आप तो उनके आगे बहुत ही ज्यादा बूढ़े होंगे। तो अपने बेटे को मानने लगता है कि कोई बूढ़ा यहाँ पर कोई भी बूढ़ा नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो कांजी भी अपने डैड की खुशी को देखकर उसे कहने लगता है कि आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ये कहते हुए अपने डैड को ड्रिंक देने लगता है और जब उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं तो आगे से गंजी स्माइल करने लगता है तो उसके डैड भी खुश हो जाते हैं। मिस दिखाई जाती है जो बैठकर टीवी देख रही होती है तभी उन्हें मिस्टर खान की कॉल आती है जो उन्हें बताने लगते हैं कि मेरा बेटा काफी बड़ा हो चुका है। तो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना। तो कहते हैं कि हाँ बड़ा तो हो गया, रिस्पॉन्सिबल भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को आपस में एक दफा मिलवाऊं। इस बात के लिए तो वो भी तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं अपनी शेड्यूल देकर बताऊंगी कि मैं कब रही हूँ। और शियान दिखाई जाते हैं जो अपने दोनों दोस्तों के साथ एक दूसरी कंपनी में विजिट करने के लिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और शियान की कंपनी इन्वेस्ट करना भी चाहती किसी अच्छी कंपनी में, इसलिए वो अपनी पूरी कंपनी को उन्हें दिखाने लगते हैं। और उनकी फुल कंपनी देखने के बाद शियान तो काफी इंप्रेस भी हो चुका था, वो तो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी मान गया था और इनकी काफी अच्छी बातें होती है। और इधर शोई दिखाई जाती है जो बैठकर अपना काम कर रही होती है, वहीं पर उसके पास लिंक आती है और काफी अच्छे से बात करके जाते हैं। तो उसके जाने के बाद आने लगती है कि तुम इतना बटर क्यों लगा कर गई है, इसका इतना अच्छा बनने के पीछे क्या रीजन हो सकती है, काफी टाइम से बहुत अच्छी है। इनकी अभी ये बात चली रही होती है तो शोई को मॉम की कॉल आ जाती है, वो मॉम की कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाती है। तो उसकी मॉम यही बात कर रही होती है कि तुम्हें यू से मिलने के लिए जाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। शोई कहने लगती है कि मैं किसी से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। पर उसकी मॉम को पता था कि ये हमेशा से झूठ बोलती आ रही है तो इसका मतलब अभी भी झूठ बोल रही होगी, इसलिए उसकी बात पर यकीन नहीं करी होती। तो कहती है कि मॉम से बोल रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि पहले ये बताओ उसकी एज क्या है। तो ये बताती है कि 27 एज। तो उसकी मॉम पूछती है कि ये बताओ कि वो क्या काम करता है। तो वो बताती है कि वो बिजनेस चलाता है। तो उसकी मॉम कह देती है कि चलो ठीक है भेज दो। अब यहाँ पर तो शोई भी कुछ चुप हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मुझे पता लग गया कि तुम झूठ बोल रही थी, अब तो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। और ये अपनी मॉम से कहती है कि मैं अभी आपको भेजती हूँ। ये कहकर अपनी जगह पर दोबारा से आकर बैठ जाती है। तो उसकी मॉम के मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं अभी तक तुम्हारी पिक नहीं पहुंची। तो ये भी शान की पिक निकालकर तो बैठ जाती है अपने पीसी पर और उसकी पिक को देखते हुए इस दोबारा से शान से प्यार हो गया था। अभी उसकी पिक बनाकर अपनी मॉम को भी भेज देती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं भी तुम्हारी एज में अपनी कॉलेज लाइफ में इसी तरह नेट से पिक ले लेकर भेज दिया करती थी और मेरे साथ वाला स्कैम करने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी मॉम को कैसे यकीन करवाती कि ये कोई स्कैम नहीं है बल्कि सच है। बट अब तो इसको अपनी मॉम की बात माननी पड़नी थी डेट पर जाने के लिए। तो ये भी प्रोफेसर यू को मैसेज कर देते हैं कि अगर आप यहाँ तो हम क्यों ना साथ में कुछ खा लेते हैं। तो वो भी आगे से हाँ बोल देता है। दूर से बैठे फिर भी देख रही होती है कि शोई परेशान है, इसलिए पास में जाकर पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो बता देती है कि मॉम मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा, मुझे जाना पड़ रहा है। तो शिन उन्हें पास बिठाकर सब कुछ पूछी होती है कि वो लड़का क्या करता है, उसकी एज क्या है। तो उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि उसकी एज क्या और वो काम क्या करता है। वो असल में प्रोफेसर है और फाइनेंस का। ये सुनकर वो कहने लगती है कि हाँ कोई प्रोफेसर ही क्यों होता है। पर ये भी आगे से पूछने लगते हैं कि क्या वो किसी के अंदर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे जिन्हें आप लाइक करती हैं आपको ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देखकर। तो वो सोचने लगती है कि वो मुझ पर कैसे गुस्सा करेगा, अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे जाने देगा नहीं बल्कि मना करेगा और ये भी कहेगा कि मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगा। पर इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन होती है। तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सोचते हैं कि वहां कर देगा पर फिर सोचते हैं कि नहीं वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो इन चीजों में काफी कंफ्यूज होती है। पर जैसे कहते हैं कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ आ जाओ मेरी ब्लाइंड डेट पर। अब शिन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है बगैर जाने के वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का कोई और नहीं प्रोफेसर यू है। अब जब शोई के साथ जा रही होती है तो आगे से प्रोफेसर यू को देखकर भी कुछ शौक हो जाता है। शोई से पूछने लगती है कि क्या ये आपकी ब्लाइंड डेट वाला प्रोफेसर यू है। तो वो बताती है कि हाँ अब इसे भी मजबूरी साथ में जाना पड़ता है। पहले तो यू शोई से मिलता शोई अपनी अटैनी से मिलवाने लगती है। दोनों बिल्कुल इस तरह बिहेव करते जैसे दोनों एक दूसरे को जानती ना हो। अब यहाँ पर इन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती है कि साथ में बैठी भी कुछ चुप होकर ये सोच होती है कि यहाँ पर तो
ऐसे यूं की बातें नहीं खत्म हो रही और ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, ताकि मैं बातें करना चाहती हूँ पर ये मुझसे बातें नहीं करते। अब इन दोनों में ये भी बात होती है कि हमारी मॉम्स की वजह से हमें एक दूसरे से मिलना पड़ रहा है, पर अभी हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। अब शादी ना करने का सुनकर भी जिन साइड से हो जाती है कि इसका मतलब मेरा कभी भी चांस नहीं बन सकता। और हमेशा ये दिखाया जाता है जो अपने डैड के घर पर आया होता है, डैड उसे अकेले को देखकर पूछने लगता है कि तुम्हारी नीस कहाँ पर है, जिनके तुम्हारे साथ नहीं आई। तो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो ग्रैंडपा भी जिनको कॉल करते तो शिल्पी उनके पास उठने के बाद अपने ग्रैंडपा की कॉल अटेंड करती है। ग्रैंडपा ने कॉल को ऑफ स्पीकर पर रखा हुआ था, पूछा कि तुम कहाँ पर हो, अपने लीडर के साथ हो। तो वो बताते हैं कि मैं लीडर के साथ तो हूं, पर वो ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। ये सुनकर तो शियान बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता था कि उसके लीडर कोई और नहीं बल्कि शॉई है, और वो कह रही होती है कि वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये सुनकर शियान को लगता है कि दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करते। अब अपने अंकल की आवाज सुनते साथ ही जल्दी से कॉल कट कर देती है, और जब प्रोफेसर यू के पास आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये तो है ही नहीं। तो पूछने लगती है कि वो कहां पर गई। तो वो बताता है कि वो तो रेस्टोरेंट में गई है। तो ये भी वहीं पर चुप करके बैठ जाते हैं और प्रोफेसर यू से पूछने लगते हैं कि क्या आप शॉई को लाइक करते हैं। तो वो कहता है कि अभी लाइक की तो बात ही नहीं है, हमारी मॉम्स ने हमें भेजा हुआ है और उसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए हम एक दोस्त है। तो शिन के पास उनका कहने लगती है कि इसका मतलब मेरे पास कभी भी चांस नहीं होगा। अब इसके आगे से यू कुछ कहता पड़ते हैं, वहां पर शॉई आ जाती है। अब शॉई को वापस छोड़ने के लिए प्रोफेसर यू जा रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से ब्लाइंड डेट की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर यू उसको ये एडवाइस देते हैं कि हमें अपनी मॉम से कहना चाहिए कि हम एक दूसरे का भी समझने में टाइम लेंगे, जिसके बाद वो हमें ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजेंगे, इस तरह नहीं हमारे लिए कोई डिनर अरेंज करवाएंगी और हम बच भी जाएंगे। ये आइडिया तो शॉई को काफी अच्छा लगता है। उस आइडिया को सुनने के बाद उसकी कार से उतर जाती है, वो भी वहां से चला जाता है। अभी भी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसके वेट में पहले से ही शियान आया हुआ था, जो पीछे से उसको आवाज देता है। अब उसको देखने के बाद तो शॉई बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो सब कुछ देख लिया होगा ना। तो वो पूछने लगता है कि तुम किसके साथ थी। तो वो बताती है कि मैं अपने पुराने फ्रेंड के साथ ही। तो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक ब्लाइंड डेट पर थी। अब ये सुनकर तो शॉई हो जाती है कि अब इसको क्या बोलूं। तो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो इतने में स्नो स्टार्ट हो जाती है। जिस स्नो को होते दोनों देख रहे होते हैं। शॉई शियान से कहने लगती है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था जो मुझे कंपनी देता। ये सुनकर शियान कहने लगता है कि अब मुझे भी नहीं रोका जा रहा। ये कहकर अपनी ग्लासेस उतारते हुए शॉई को किस कर लेता है। अब शॉई भी किस होने के बाद उसको जब स्माइल करते हुए देख रही होती है तो इतने में से कॉल आ जाती है, जिसकी कॉल अटेंड करने पे पता लगता है कि किसी ब्यूटी वाली साइट से आई है और वो लोग इससे फ्री टाइम का पूछे होते हैं कि अगर आप फ्री हो तो हम कुछ चीजें आज का फ्री पे करें तो आप आकर करवा सकती हैं। अब ये भी शियान को देखते हुए कहने लगते हैं कि मेरे पास फ्री तो टाइम है। ये कहकर जैसे कॉल कट होती है तो शियान कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो क्यों ना मेरी कंपनी में आकर मेरे साथ काम करवा दो। ये सुनकर तो ये हो जाती है कि मैं तो इसको हिंट दे रही थी कि ये मुझे डेट पर लेकर जाए, पर ये तो मुझे अपने साथ काम करवाना चाहता है। जिन घर पे वापस तो आ जाते, पर घर पे आने के बाद के बारे में सोच रहे थे कि मुझे भी कार नहीं लेकर जानी चाहिए थी, ताकि मुझे भी यू घर तक छोड़ने के लिए आता और साथ में हमारा टाइम स्पेंड हो जाता। और दूसरी तरफ शियान और शॉई दिखाए जाते हैं। इस तरह स्नो होते देखकर शियान अपना गौर शॉई के ऊपर देता तो शॉई भी उसे हक कर लेती है। अब आज से दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। तो शियान उसे कहने लगता है कि कार में जाकर बैठ जाते, भाई तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कार में चली जाती हूं तो मैं तुम्हें इस तरह हक नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे लिए सबसे गर्म जगह हो। ये सुनकर शियान खुश हो जाता है। अभी शॉई कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वीकेंड पे भी मुझे काम करवाओगे, वीकेंड पे तो काम नहीं करना चाहिए ना, और अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तो शियान आगे से स्माइल करते हुए उसे कुछ कहने वाला होता है तो इतने में शॉई को कॉल आ जाती है, उसकी मां की कॉल होती है। तो शियान उसे कहने लगता है कि भाई मॉम से बात नहीं करो, बल्कि अंदर चली जाओ, अंदर जाकर बात करना, ताकि तुम्हें यहाँ पे सर्दी ना हो जाए। तो ये सुनकर वो वहां से जाने लगता है, मॉम से भी बात करी होती है। अब मॉम से पूछी होती है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। तो वो शियान को देखते हुए कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा गुजरा, और इसी में पीछे वो लगने वाली होता है। तो शियान उसे देख हंसने लगता है। शॉई जल्दी से ऊपर भागकर चली जाती है और उसकी मां कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसे किसी भी इमेजिनेशन या सेलिब्रिटी को अपना हस्बैंड बनाकर रखा हुआ है, ये अक्सर लड़के क्या करते हैं, तो तुम्हें ये हरकत नहीं करनी, बल्कि तुम अपनी प्रॉपर डेट करो और ये बहुत अच्छा लड़का, नाइस लड़का है। तो वो कहने लगती है कि मॉम मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं है और मुझे भी नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूं। और जाकर मैंने मेकअप भी उतारना है, अपनी मॉम की कॉल कर देती है। मिरर के सामने जाकर बैठकर अपने आप को जब देख रही होती है तो कहने लगती है आज तो मैंने मेकअप भी कम किया था। और इधर में नीचे शियान दिखाया जाता है जो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था अपनी कार के पास। अभी कार में बैठकर वहां चला जाता है। जब घर पे वापस आता है तो शिनो से देखकर कहने लगती है कि अंकल आप वापस आ गए, पर इससे पहले शिंपी से कहता है कि तुम वापस आ गई। ये सुनकर वो हो जाती है कि आज तो अंकल काफी खुश लग रहे हैं। तो आकर पूछने लगती है कि मुझे भी तो बताएं आप खुश क्यों हैं। शियान आगे से कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो वो भी कहते हैं कि आपकी लिप्स पर तो लिपस्टिक लगी हुई है। ये सुनकर शियान जल्दी से साफ करने लगता है। शिन तो उसे देख हंसी होती तो वो भी शिन के सर पे हाथ लगाने लगता है। तो शिन को लगता है कि अंकल मुझे मारने लगे हैं, पर वो तो कहता है कि जल्दी सो जाना। ये कहकर वहां से चला जाता है। अब शिन को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि अंकल को क्या हो गया, वो इतनी ज्यादा खुश है। मैं तो उन्हें तंग कर रही थी, पर वो तो मुझे लगता है सीरियसली समझ गई। और नेक्स्ट डे आता है तो शियान तैयार वगैरह होने के बाद जब बाहर आता है तो आते साथ ही शिन को मॉर्निंग करता है। शिन भी बिल्कुल शॉक होते हैं उनके इस बिहेवियर की वजह से। और जब कंपनी जाते हैं तो आगे से शॉई भी उसको मॉर्निंग कहती है। अब उसे भी देखने के बाद वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि कल का दिन सभी का बहुत अच्छा गुजरा है। तो अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और शॉई भी अपना काम कर रही होती है। तो नाना आती है, जिसको देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि मेरे घर में लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे घर में चेंज करना पड़ेगा और मैं पूरी रात सोई भी नहीं हूं, और काम के बाद मुझे घर ढूंढने के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो इतने में नाना नोट करती है कि शॉई ने तो आज मेकअप भी किया हुआ है, आईलाइनर भी लगाया और साथ में लिपस्टिक और ब्लश ऑन भी लगाया है। तो वो कहने लगती है कि मेरा आईलाइनर ड्राई हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि लगा लूं। इधर हमें यहाँ दिखाया जाता है जो बस स्माइली किया जा रहा था दोनों दोस्तों से देखकर सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया है। तो वो भी जब इन्हें देखते हुए देखता है तो मुझे लगता है कि तुम लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। तो कंटिन्यू कहता है कि अब बता भी दो किस बात पे इतनी स्माइल हो रही है, पर उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि कहता है कि इतना अच्छा काम मिला तो मैं इस बात पर स्माइल भी नहीं कर सकता। ये बात कहकर उन्हें डाल तो रहा होता है, पर वो भी किसी से कम नहीं होते, उन्हें भी इस बात पर जरा यकीन नहीं आता। तो ये भी उनको ये बात कहने के बाद दोबारा से स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। आप भी शॉई को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। वो अपने खाने की भी पेश कर बताती है कि हाँ मैं खा रही हूँ, पर तुम्हारे साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। तो ये बात सुनकर उसको वॉइस में करता है कि मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, फिर कभी हम साथ में खाएंगे। ये उसका वॉइस नोट एक बार नहीं सुनती बल्कि 2-3 बार सुनती है। अब इसको कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसको इस तरह बातें करते देखकर शिन उसके पास आकर बैठ जाते हैं। पूछने लगते हैं कि आप ऐसे यू से बात कर रही थी। तो कहती है कि मैं उससे क्यों बात करूंगी। अभी शिन को देखते हुए उसे ये बात क्लियर कर देती है कि मैं और यू सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। तो वो भी आगे से कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मैंने उस दिन बात बोली थी ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, वो मैंने झूठ बोला था। तो शिन से पूछने लगती है कि मैं किसके साथ परफेक्ट मैच हूं। तो वो कहती है कि जिस अंकल के बारे में आप बताते हो ना आप उसके लिए परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है। आप भी शिन से कहते हैं कि इस हिसाब से तो तुम और यू भी परफेक्ट मैच हो। ये सुनने के बाद तो शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमें बाई दिखाई जाती है जो अपना काम करके जा रही होती है। तो आगे से उसका वे क्वेंटिन कर रहा होता है। क्वेंटिन को देखकर वो वहीं पर रुक जाते हैं, पर उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर उसके क्लिप्स वगैरह भी गुजरे होते हैं, जो उसको देखकर स्माइल करने के बाद वहाँ से चले जाते। तो ये भी उन्हें देखकर कार में बैठ जाते क्वेंटिन के साथ, और कार में बैठते जाते तो क्वेंटिन भी पीछे से बुकी देता है, जिसे बाई भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों साथ में वहाँ से चले गए थे और हमें चंद दिखाया जाता है जो नान के साथ होता है, उसकी हेल्प करवा रहा होता है उसको न्यू घर दिलवाने में। और ये भी बताता है कि मैंने आपकी पोस्ट देखी थी इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ गया। अब दोनों एक घर देखते जो नान को भी पसंद आ गया था, पर नान को बस रेंट का इशू होता है और रेंट का जैसे ही पूछते तो घर का ओनर उसे बताने लगता है कि आपके बारे में तो मिस्टर चंद ने पहले से बात कर रखी थी। ये सुनकर चंद उसे चुप करवाने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो तो बस इसके पोल खोली जा रहा होता है। बस घर से निकलने के बाद नान वहाँ से जाने तो लगता है, पर हिम्मत करके उसे पूछ लेती है कि तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था। तो वो काकी से कहने लगता है कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हमेशा मुझे टीज करता है और अभी बिल्कुल वैसा कर रहा था। तो वो कहते हैं कि अच्छा मतलब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है कि ऐसी भी बात नहीं बोली मैंने। अब यहाँ पे नान कहते हैं कि बिल्कुल सीधी बात करो कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं। तो वो कह देता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि क्या मतलब थोड़ा सा। वो कहते हैं कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मैं बस आपको भाई लेकर जाना चाहता हूँ। नान मान तो जाती है, पर कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ 30 साल की हूँ और मेरी माँ मुझे बार बार शादी करने का बोल
रही है तो मैं तुम्हारा ना तो टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ ना खुद का। इससे तुम्हें मेरे साथ सीरियस रहना होगा। क्या तुम मेरे साथ सीरियस रहने के लिए तैयार हो? मुझसे शादी करोगे? तो वो आगे से फौरन से हाँ बोल देता है। तो नान कहती है कि आगे तुम्हारे पास कोई काम है? तो वो कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। जिस पर नान कहते हैं कि चलो फिर साथ में खाने के लिए चलते हैं। अब फिर हमें जान और शॉई दिखाई जाती है जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शॉई तो उसे बताती है कि मैं तो खाना खा रही हूँ और वो बताता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाया, इसलिए शॉई उसके लिए खाना ऑर्डर करवा देती है जो उस असिस्टेंट देने के लिए आता है। और वैसे ही शॉई का मैसेज आ जाता है कि तुम्हें मेरा ऑर्डर मिल गया और उसके बाद उसको कॉल भी कर देती है वीडियो कॉल। तो ये भी उसे कॉल पे बात करते हुए उसके खाने के पास जाता है और अपने मोबाइल को सामने रखकर दिखाने लगता है कि ये तुम्हारा खाना है और उसको थैंक्स भी करने लगता है। तो शॉई कहती है कि मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? अगर सच में मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो पूरा खाना खाना है और ज्यादा खाना भी मत खाना और उसके बाद थोड़ा चल भी लेना। चलो मैं कॉल रखती हूँ, तुम भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। दोनों खुश होकर खाना खाने लगते हैं और कंचन दिखाया जाता है जो भाई के साथ होता है और भाई से पूछने लगता है कि क्या तुम आगे किसी दिन फ्री हो? तो वो कहते हैं कि मैं फ्री नहीं हूँ। फिर नेटफ्लिक्स का पूछता है तो तभी वो कहते हैं कि मैं फ्री नहीं हूँ। नेटफ्लिक्स का पूछता है तो वो कहने लगती है कि तुम इससे क्या बात करना चाहते हो? तो कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, मूवी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस बातों को सुनकर भाई कहते हैं कि इस तरह टाइम स्पेंड करना और साथ में खाना खाने वाले रिलेशन को क्या कहते हैं। यहाँ पर कंचन चुप हो जाता है तो भाई भी वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, कहते हैं कि इस बारे में जरूर सोचना और सीरियस होकर सोचना, फिर आकर मुझसे बात करना। ये कहकर भाई वहाँ से चली जाती है और शान दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो शिन सोई होती है और फिर अपने अंकल को देखकर उठ जाती है, पूछने लगती है कि आप घर पर आ गए? तो शान भी पूछता है कि तुम क्या काम कर रही हो? तो कहती है कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। ये देखकर शान कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हारी सुपरवाइजर तुम्हें ठीक से काम करवा रही है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन सोचने लगती है कि मेरी सुपरवाइजर ने मुझे क्या काम दे दिया। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये लोग कंपनी में आकर काम कर रही होते तो ये कोई लड़की आकर बताती है कि आपका कॉन्फ्रेंस में कोई वेट कर रहा है, आपसे मिलने के लिए आया है। अब इसे भी पता नहीं होता कि मुझसे मिलने के लिए कौन आया है। तो ये भी जब कॉन्फ्रेंस में जाती है तो उसका साइड पोस्ट देखकर सोचने लगती है कि मैंने इसको कहाँ देखा है। तो वो भी शाही को देखते साथ अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा ने ये यंग है। अभी वो कहने लगता है कि मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ सिर्फ इसी तरह जैसा कि शान का इंटरव्यू था। तो वो उसे अपना शेड्यूल दिखाने लगता है कि मैं काफी बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, ना ही आपका इंटरव्यू ले पाऊंगी। तो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा, पर उससे पहले मेरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वहाँ पर तुम आ जाना। वहाँ पर तुम्हें अपने फ्यूचर के इंटरव्यू के लिए बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। पर ये तो मना कर देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। उसे कहता है कि हम क्यों ना एक दूसरे के साथ कुछ चैट कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा और आपने 3 बजे आना है। अब ये बात कहकर वो तो वहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद नाम पूछने लगती है कि वो लड़का कौन था। तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन था। पास में और भी उसके कलीग वगैरह कहते हैं कि वो एक स्कैमर होगा, तुम्हें इसका इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं जाने की। नाम भी कहती है कि तुमने कोई उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं दिया। अब शॉई भी उसके बारे में सर्च वगैरह करने लगते हैं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता नई कॉन्फ्रेंस का। तो ये भी सोचती थी कि वो एक स्कैमर ही हो सकता है। और शिन दिखाया जाता है जो प्रोफेसर यू की क्लास लेने के लिए तो आते हैं पर क्लास में जगह नहीं होती, पर उसके लिए लड़के ने जगह बचा कर रखी हुई थी जो अपना जंग बताता है। और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें रोज इसी क्लास में देखता हूँ तो मैंने सोचा कि तुमने आज भी आना होगा, इसे तुम्हारे लिए जगह रख ली। तो वो सिर्फ थैंक्स कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए जगह रखी। मुझसे आगे कोई और बात करता है जब उसे पता चला कि एक जर्नलिस्ट है और सिर्फ यही वाला लेक्चर लेने के लिए आती है, वरना इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती। पर इतने वहाँ पर प्रोफेसर यू आ जाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। प्रोफेसर यू को तो ये खुश होकर देती होती है। प्रोफेसर यू भी देखते हैं उसके बाद पढ़ाने लगते हैं और पढ़ाते हुए देखते हैं कि शिन उसी लड़की के साथ बात कर रही है। ये देखकर मैं भी अंदर ही अंदर प्रोफेसर यू को अच्छा नहीं लगता, बट अपना पढ़ाना फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। और क्लास एंड होने के बाद शिन तो जंग से बातें कर रही होती है, इसी में प्रोफेसर यू तो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर उसे और होता है इतनी जल्दी क्लास से क्यों चले गए। अब हमें नानी दिखाई जाती है जो तैयार वगैरह हो रही होती है। उसे देखकर ये पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, बनाना से कुछ भी नहीं बताती। और शॉई जो ध्यान से फिर से चैट वगैरह करने के बाद अपना काम दोबारा से करने लगती है। इतने में उसे एक डिलीवरी की कॉल आती है कि आपका ऑर्डर आ गया है। ये भी जल्दी से ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो पता लगता है ऑर्डर किसी और ने बल्कि शियान ने करवाया था, वो भी इसके लिए स्पेशल वही वाली नूडल्स। ये सारी बातें उसको डिलीवरी वाला मैन बता रहा होता है कि ये सब आपकी बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था, उसने 20 मिनट मुझसे बाकी बस ये समझाने में कि नूडल्स कहाँ से लेने, क्या चीज डलवानी क्या चीज नहीं, और उनसे ये भी कह देना कि मुझे अच्छा रिव्यू दे। ये कहने के बाद जब वो वहाँ चला जाता है तो ये भी शियान को भी भेज दिया कहने लगती है कि थैंक्स मैंने खाना भेजा, पर इस खाने में वो मजा नहीं आएगा जो मैंने तुम्हारे साथ बैठकर खाया था। तो आगे से शियान कहता है कि हम नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे तो कहते हैं कि इंतजार रहेगा। और ये यहाँ दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ की तैयारी वगैरह कर रहा होता है कॉन्फ्रेंस करने की। और शाही को भी मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लोकेशन भी भेज देता है। ये मैसेज वो नान को भी दिखाते पर नान कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर शाही कहाँ रुकने वाली थी, वो तो वहाँ पर चली जाती है और आगे से उसका वेलकम ये यहाँ करता है। उसकी टेक कंपनी होती है जो फुल विजिट वो शाही को करवा रहा होता है। फिर जब उसे कुछ पूछने लगते हैं तो वो कहते हैं कि लाइफ का टाइम हो गया। ये कहकर उसको अपने साथ ले आता है, खुद भी जाकर बैठ जाता है लाइफ करने के लिए और शाही को भी साइड में बिठा लेता है। अब अपनी लाइफ स्टार्ट करने के बाद अपना नेम बताता है और अपना दूसरा नेम जैक्सन ये बताता है। ये सुनकर शाही को हो जाता है कि मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है और उसे सर्च करने पर पता लग जाता है कि ये कौन है। छोटी सी एज में उसको टेक का काम करने का शौक था और तब के बाद इसने यही काम किया और उसके बाद ग्रेजुएट होकर पीएचडी की डिग्री भी ली और अपनी कंपनी भी अब बनाई है इतनी छोटी एज में। और आज उसी कंपनी की ओपनिंग है। ये सब कुछ पढ़ते साथ ही वो यहाँ को देखने लगती है और यहाँ भी अपने लाइफ कर रहा होता है। अपने गेस्ट को बुलाता है जो कोई और नहीं होता बल्कि ब्रूस होता है जो असल में शिनयान के साथ उसकी दूसरी कंपनी में हेल्प करवाने वाला था, पर उसने तो अपना इरादा चेंज करके यहाँ पर आ गया। ये देखकर तो शाही भी को शौक होती है जबकि यहाँ तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी। शान भी परेशान हो जाता है क्योंकि उस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। यहाँ तक कि मिस्टर ध्यान भी उसको मीटिंग के लिए बुलवा लेते हैं और इधर ये यहाँ भी अपनी लाइफ कर लेता है और अपनी कंपनी की ओपनिंग भी करवा देता है। ब्रूस साथ में काफी खुश होता है। ब्रूस वो शाही से भी मिलवाता है कि ये मेरी स्पेशल गेस्ट आ गई। ब्रूस से बात करने के बाद उसे कॉल आती है तो वो साइड में जाकर यू से बात करने लगता है। यू कहता है कि आपने ये क्या किया है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और ना ही ध्यान कंपनी के साथ, क्योंकि मैं जैक्सन को काफी टाइम से जानता था और मैं उसको ना नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे ड्रीम्स और उसके ड्रीम्स एक जैसे हैं। और शाही भी सारी बात सुनी होती है। अभी यहाँ से कहने लगती है कि मुझे जाना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कैब में जाते हुए शियान को मैसेज भी कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने तुमसे आकर मिला क्या तुमने। ब्रूस को देख लिया जैक्सन के साथ तो उसके आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहे होते क्योंकि शियान पहले से एक मीटिंग में होता है और वहाँ पर वो परेशान बैठा हुआ था। और जब शाही उसे मिलने के लिए उसकी कंपनी में पहुंचता है तो आगे से चंद बताता है कि उनसे आपकी बात नहीं हुई, वो तो 10 मिनट पहले से यहाँ से निकल चुके हैं। और इधर शियान दिखाया जाता है जो बैठकर बस ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है। उसकी नीस का भी मैसेज आ जाता है कि आज मैं आउट हाउस में रहूंगी, यहाँ पर नहीं आऊंगी, मुझे सर का कुछ काम करना है। और फिर शाही का भी मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और वैसे ही शाही इसके घर पर पहुंच जाती है। शियान डोर के सामने खड़ा होता है तो वो इसे देखते साथ ही शियान को हक कर लेती है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो ये भी उसके सर पर प्यार करने लगा है। तो उसके पास ड्रिंक करने की स्मेल आ रही होती है तो वो पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे। तो बताते हैं कि हाँ। तो शाही कहती है कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, मैं तो उस दिन से तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ की थी। तो वो कहता है कि ड्रिंक तो नहीं है, बस साइड में ड्रिंक पड़ी देकर। वो कहती है कि वो क्या है, मैं तुम्हारे साथ वही पी लूंगी। तो शियान भी आगे से हाँ कर देता है। शाही जो शियान के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है तो उसको ड्रिंक तो पसंद नहीं आती, इसलिए कहने लगती है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें, तुम्हें क्या फिंगर गेस करने वाली गेम आती है। तो आगे से कहते हैं मुझे नहीं आती। अब शाही भी ये बात सुनकर चुप हो जाती है तो शियान से कहने लगता है कि अगर तुम सिखाती हो तो मैं सीख लेता हूँ। शाही तो उसे खुश होकर सिखाने लगते हैं, दोनों साथ में गेम खेलते भी हैं। पर शियान बस जीते जा रहा होता है। शाही से कहते हैं कि तुम गेम बहुत अच्छी खेलते हो और वैसे भी बहुत अच्छे हो। और वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ। जबकि शाही कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कभी भी फेलियर नहीं हो सकते। तो वो कहता है कि ऐसा तुम कह रही हो पर लोग नहीं कहते। पर वो उसको मोटिवेट करने लगती है कि जब मैं भी जर्नलिस्ट बनी थी और इंटर्न नहीं लगी थी तो मुझसे भी बहुत काम लिया जाता था, पर मैं काम करती थी, मेरा काम भी सिलेक्ट नहीं होता था। यहाँ तक कि एक चीज को मुझे बहुत ही बार पढ़ना पड़ा पर तब जाकर मेरा काम सिलेक्ट हुआ। काम सिलेक्ट होने के बाद वो पब्लिश नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारी तरह डिमोटिवेट हो गई थी, पर मैंने अपने आप को समझाया कि एक बार हुआ, मुझे इस तरह किसी भी काम से गिव अप नहीं करना चाहिए बल्कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद मैं काम करती कि मेरा एक फ्रंट पेज पर भी आया, वो भी पहले साल में। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई और ये पहली बार हुआ था किसी इंटर्नी का काम फ्रंट पेज पर आया हो जबकि उसकी किसी भी सीनियर का ना आया हो। और इस बात से मुझे और भी ज्यादा खुशी थी। और देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। शियान बस चुप करके उसे सुन रहा होता जैसे कुछ बोलने लगता है तो शाही उसे बोलने नहीं देती बल्कि उसके
मुंह पर हाथ रख देती है और अपनी बातें किए जा रही होती है तो दोबारा से शान उसका हाथ हटाने के बाद बोलने लगता है तो शाही उसे दोबारा से रोक लेते उसके फेस पर हाथ रख देती है। अब इसके बाद शान उसका हाथ हटाते हुए कहने लगता है कि शाही चुप हो जाओ। तो शाही कहती है कि हाँ ठीक है मैं भी चुप हो जाती हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी है तो वो बात कर सकते हो। और आगे से शान कहता है कि मैं तो तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये कहकर शाही को किस कर लेता है। अब ऐसे हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शान कंपनी में आ रहा होता है वीकेंड वाले दिन भी, इसलिए वो चल के कंपनी लियान के साथ मीटिंग की बात कर रहा होता है। और शाही दिखाई जाती है जो सुबह में उठते तो मोबाइल देखते तो शान का मॉर्निंग आया हुआ था। ये देखकर वो कहती है कि इतनी जल्दी सुबह में उठ गया, मेरा बॉयफ्रेंड सीईओ को बहुत काम करना पड़ता है चाहे वो वीकेंड क्यों ना हो। ये भी आगे से मॉर्निंग कहने के बाद बड़े मजे से जारी होती है तभी उसे शिन की कॉल आ जाती है। उसकी कॉल देखते ही इसे याद आ जाता है कि मैंने तो ये और शिन के साथ जाना था एक्सिबिशन के लिए। शिन भी इससे एक्सिबिशन की बात कर रही होती है तो ये उसे मना कर देती है कि मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आना बल्कि मैं तैयार होकर खुद ही आ जाऊंगी। तो वो भी कहती है कि चलो ठीक है वहाँ पे मिलेंगे। अब दोनों साथ में बातें करते हुए यो को देख रही होती है कि प्रोफेसर यो को पता नहीं इस एक्सिबिशन में क्या नजर आया जो यहाँ पर हमें भी ले आया है। जिन जब ये बात कर रही होती है तो शाही उसे पूछने लगती है कि तुम रात में ठीक से सोई नहीं तो कहते हैं कि क्या मतलब पता लग रहा है, मैंने तो कंसीलर की 3 लेयर्स लगाई थी फिर भी पता लग रहा है। तो शाही कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लोज जाओ तो पता लगता है वरना कुछ भी पता नहीं लगता। तो इस बात से वो खुश होकर अब प्रोफेसर यो के पास चले जाते हैं और उनके साथ एक्सिबिशन को भी देख रहे होते हैं। तो शिन बहुत कुछ एक्सिबिशन के बारे में बता रही होती है। यो तो उसकी बातें सुनने के बाद जब आगे चला जाता है तो शाही उसे रोकर कहती है कि तुम्हें तो आर्ट के बारे में काफी कुछ पता है। तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो पूरी रात और इतने दिन जाकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आई हूँ और इन आर्ट्स को देखते साथ ही मुझे सब कुछ भूल गया और जो अभी मैंने बोला ना मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला है। ये बात कहने के बाद दोबारा से यो के पास